नोट्स की पावर क्या है, आप कोई भी चैप्टर देखो, अभी मुद्दा यही है कि सबसे तेज रिवीजन कैसे करें। तो भाई अगर 10-10, 15-15 मिनट में इस लास्ट मोमेंट पे आपको चैप्टर रिवाइज करने हैं, ये नोट्स आप ले सकते हो। लिंक विंक में सारा नीचे आपको पता ही है कहाँ क्या होता है ना। 299 रुपीज में पूरी 11वीं पूरी 12वीं आपको मिल जाएगी। देखो जी, एक होता है नाइट्रोजिनस बेस, उसके साथ जुड़ जाती है पेंटोस शुगर, और ये दोनों मिलके बना देते हैं न्यूक्लियोसाइड। और इस न्यूक्लियोसाइड में, या फिर बोल लो नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोस शुगर में अगर फॉस्फेट जुड़ जाए तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। अब कुछ बच्चे, मासूम बच्चे होंगे जो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में भी गड़बड़ कर देंगे। ठीक है जी, इसको ऐसे याद रखना। देखो यहां पर आ रहा है टी, टी यानी टॉल, टॉल यानी लंबा, लंबा बड़ा। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड बड़ा है, न्यूक्लियोसाइड छोटा है, तो ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएगा कि न्यूक्लियोटाइड बड़ा था, यानी न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट करना है। उल्टा मत कर देना, मैं जानता हूं होंगे कुछ मासूम बच्चे। ठीक है जी, अब देखो यहां पर हमने बात की है नाइट्रोजिनस बेस की। अब ये नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं, एक प्योरीन्स, एक पायरिमिडीन्स। प्योरीन्स में आएंगे अपने एजी यानी एडिनाइन गुआनिन, और पायरिमिडीन्स में आएंगे सीटीयू साइटोसिन थाइमीन यूरेसिल। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है। अब फिर से हम इस पे आ जाते हैं। देखो न्यूक्लियोटाइड अपने पास बन के तैयार था, अब मैं बहुत सारे एन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मतलब एक तरीके से पॉलीमर बना दिया न्यूक्लियोटाइड का, एन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आ जाएं तो बन जाएगा क्या, न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। ठीक है जी, न्यूक्लिक एसिड अब दो तरीके के हो सकते हैं, एक डीएनए हो सकता है, एक आरएनए हो सकता है। अब आपको पूछना चाहिए डीएनए और आरएनए में फर्क क्या होता है, तो डीएनए और आरएनए में फर्क क्या होता है वो हम देखने जा रहे हैं। एक तो शुगर का फर्क होता है, एक नाइट्रोजिनस बेस का फर्क होता है। ठीक है जी, देखो शुगर का मामला यहां समझते हैं इस डायग्राम से। ये आपकी राइबोस है, ये आपकी क्या है, राइबोस है। ठीक है जी, अब इस राइबोस में से अगर मैं ये ऑक्सीजन निकाल दूं, ऑक्सीजन को निकाल दिया, डी मतलब निकाल दिया, किसको, ऑक्सीजन को, किस में से, राइबोस में से, तो ये बन जाएगी आपकी डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन है तो राइबोस है, इस ऑक्सीजन को निकाल दिया, डी मतलब निकाल दिया। ठीक है, ये बन जाएगी आपकी डीऑक्सीराइबोस। तो एक तो ये फर्क हो गया कि डीएनए के अंदर जो शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोस होती है और आरएनए के अंदर राइबोस होती है। नाइट्रोजिनस बेस की बात करें तो कौन से थे अपने पास, टोटल कितने थे, ए जी सी टी यू। ठीक है, अब बात करें डीएनए में तो डीएनए में यूरेसिल नहीं होता, एटीजीसी होते हैं, और आरएनए में थाइमीन नहीं होता, एजीसीयू होते हैं। ये हमने फर्क देख लिया। अब एक डीएनए के लिए रूल होता है शरगाफ्स रूल, ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ये मिल जाएगा। ठीक है, डीएनए के लिए रूल होता है, ये क्या बोलता है, प्यूरीन की संख्या पायरिमिडीन के बराबर होती है। प्यूरीन में क्या थे, अपने एजी थे, और पायरिमिडीन में अपने टीसी थे। ठीक है जी, अब डीएनए के बारे में कुछ थ्योरेटिकल जानकारी दी हुई है, उसको यहां एक बारी में निपटा लेंगे। डीएनए को फर्स्ट आइडेंटिफाई किसने किया, एज न्यूक्लियन किया था, किसने, फ्रेडरिक मिशन ने 1869 में। डीएनए के बारे में डबल हेलिक्स मॉडल बहुत फेमस है, किसने दिया, वॉटसन एंड क्रिक ने। डीएनए की एक्सरे का यूज करके किसने स्टडी की थी, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने। सब कुछ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और डीएनए का नेचर एसिडिक नेचर का डीएनए होता है। अब देखो जी, ये बहुत फेमस है डबल हेलिक्स मॉडल। अब हम मेनली ये पढ़ने वाले हैं, ये डबल हेलिक्स मॉडल जो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, इसमें क्या क्या है। अब देखो जी, हम डीएनए देखने जा रहे हैं, डीएनए कैसा दिखाई देता है। देखो जी, ये है अपना डीएनए, इसमें ये ब्लैक कलर में क्या है, नाइट्रोजिनस बेस है, एटीजीसी एटीजीसी, और लाल रंग में अपनी पेंटोस शुगर है ना, एस मैंने लिखा हुआ है शुगर है, और पी से अपने ब्लू कलर के ये क्या है, पी से अपने फॉस्फेट हैं। ठीक है जी, अब अपने को एक कंफ्यूजन से बाहर निकलना है कि किसमें कैसी बॉन्डिंग, कहां पे कैसी बॉन्डिंग हो रही है, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो इसको बिल्कुल प्यार से समझेंगे, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है जी, इसमें तीन तरीके की बॉन्डिंग आपको दिखाई देंगी। एक तो नाइट्रोजिनस बेस के बीच में हो रही है, ये एक तरीके की बॉन्डिंग है। दूसरी बॉन्डिंग नाइट्रोजिनस बेस और शुगर के बीच में हो रही है, और तीसरी बॉन्डिंग शुगर और ये
फॉस्फेट के बीच में हो रही है। 3 तरीके की बॉन्डिंग है। तो जी नाइट्रोजिनस बेस के बीच में ये जो बॉन्ड है ना, ये अपने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये पहली बॉन्डिंग अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बट यहां पर ध्यान रखना, ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है और जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये आप याद रखना। तो पहली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब दूसरी बॉन्डिंग की बात करते हैं। देखो जी, ये अपना क्या है, नाइट्रोजिनस बेस है। नाइट्रोजिनस बेस है मतलब इसमें नाइट्रोजन तो होगी ही होगी। ठीक है जी, ये देखते हैं, कुछ इस तरीके से देखते हैं। देखो, ये शुगर है, ये फॉस्फेट है, ये शुगर है, ये नाइट्रोजिनस बेस है, ये नाइट्रोजिनस बेस है। अब नाइट्रोजिनस बेस है तो इसमें नाइट्रोजन तो होगी ही होगी। अब इसके नाइट्रोजन से क्या जुड़ रही है, शुगर। और ग्रीक भाषा में शुगर के लिए वर्ड यूज होता है ग्लाइको, है ना, ग्लाइकोज, ग्लूकोज, पता ही है ना आपको। तो एन कहां से आया, इसके नाइट्रोजन से, नाइट्रोजिनस बेस का। ग्लाइको वर्ड ग्रीक भाषा में इसका मतलब क्या है, शुगर। तो मतलब शुगर और इसके बीच में बॉन्ड बन रहा है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गई। ये अपना ये वाला हो गया 2 नंबर वाला। ठीक है, 3 नंबर वाला देखते हैं भाई, फॉस्फेट। यहां पर होता है फॉस्फोडाइएस्टर। डाई मतलब 2, मतलब 2 एस्टर बॉन्ड बन रहे हैं। देखो जी, ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये एक एस्टर बॉन्ड, ये दूसरा एस्टर बॉन्ड, तो फॉस्फोडाइएस्टर, ये अपने को याद हो जाएगा। सारी बॉन्डिंग अपने को समझ में आ चुकी है। ठीक है, अब डीएनए को थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। देखो जी, ये अपना डीएनए है। ठीक है जी, अब यहां पर 1 टर्न की बात की गई है। ये कैसे है, देखो जी, मान लो यहां पर ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट। अब यहां से सीधी लाइन खींचो, ये पॉइंट कहां पर रिपीट होगा, कहां पर रिपीट होगा, ये यहां पर रिपीट हो रहा है, तो इसी को 1 टर्न बोल देते हैं। सेम यहां से देख लेते हैं। देखो जी, ये पॉइंट यहां पर आ रहा है, यहां से सीधी 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 लाइन खींचो, ये लगभग यहां पर रिपीट होगा, तो ये भी क्या हो जाएगी, 1 टर्न हो जाएगी। तो हमने 1 टर्न देख ली क्या होती है। ठीक है, ये अपने क्या है, बेस पेयर हैं, ये अपने क्या है, बेस पेयर हैं। तो 2 बेस पेयर के बीच जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, अब एक टर्न में कितने बेस पेयर आते हैं, 10 बेस पेयर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भाई डायग्राम बनाया है, इनको मत गिनने लग जाना। मतलब 10 बेस पेयर आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आते हैं। तो 2 के बीच में अगर इतना डिस्टेंस है तो 10 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हम उसको 10 से मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे, 34 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। तो 1 टर्न की ये लेंथ हमने निकाल ली, 34 एंगस्ट्रॉम। डायमीटर देखो, ये डीएनए का डायमीटर कहलाता है, ये डिस्टेंस, और ये कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। देखो, ये तो कुछ नहीं है, ये याद हो गया, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, और ये याद आपको होनी चाहिए। ये एनसीईआरटी में लिखी है, सारी आपको याद होनी चाहिए ये। दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, जिसका एनसीईआरटी में कुछ ऐसा डायग्राम आपको दिखाई देगा। अब इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे, इसके लिए हम पहले इसकी मदद लेंगे। देखो जी, कुछ नहीं है ये, इसको ऐसे समझो कि आपकी मम्मी, मेरी मम्मी घर में स्वेटर बनाती है ना, सर्दियों में स्वेटर बुनती हैं, तो ऊन का गोला होता है वो। ठीक है, तो ये ऊन का गोला है। अब इसमें से वो ऊन पकड़ के आप धागा खोलते चले जाओ, खोलते चले जाओ, खोलते चले जाओ, कुछ इस तरीके से इसको समझ सकते हो। तो क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम में से निकला क्या, क्रोमेटिन, धागा खोल दिया। फिर उसको और आप बारीकी से देखोगे तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि हिस्टोन प्रोटीन है, ये लाल रंग के दिखाई दे रहे हैं, इस पे क्या है, डीएनए लिपटा हुआ है। और ये फिर आगे हमने डीएनए बिल्कुल बारीक तरीके से डीएनए देख लिया है। तो देखो, ये धागा है, ये धागा है, इस पर ऐसा नहीं लग रहा मोती लगे हुए हैं। तो यही अंग्रेजी में एनसीईआरटी क्या लिखती है कि बीड्स ऑन स्ट्रिंग। बीड्स क्या है, मोती लगे हुए हैं, स्ट्रिंग यानी धागे पे मोती लगे हुए हैं, ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग दिखाई दे रहे हैं। यही डायग्राम कुछ इस तरीके से एनसीईआरटी में दिखाया गया है। ठीक है, अब ये हिस्टोन और डीएनए का रिश्ता हम समझते हैं। देखो जी, पहली बात तो यही है, हिस्टोन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिव नेगेटिव तो अच्छे से एक दूसरे से ये लिपट जाएंगे, चिपक जाएंगे। ठीक है, ये बात होगी बेसिक। अब हम हिस्टोन को थोड़ा समझने चाहते हैं, और हम देखना चाहते हैं कि इस डायग्राम में आखिर क्या क्या दिखाया गया है। यहां पर इस डायग्राम को हम रख लेते हैं जी, एनसीईआरटी का डायग्राम है, बहुत प्यारी बात है। देखो जी, हिस्टोन प्रोटीन की बात कर रहे हैं।
हिस्टोन प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। एक H1, एक H2A, एक H2B, एक H3, एक H4। H1 के नीचे मैंने लिखा है L, क्योंकि ये लिंकर डीएनए होता है। देखो जी, ये है H1, ये है H1, ये देखो कैसे डीएनए को लिंक कर रहा है, इसीलिए इसको लिंकर डीएनए बोलते हैं। देखो हिस्टोन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, यहाँ पे जो H1 है ना, लिंकर है, वो ये वाला है। बाकी सारे हिस्टोन प्रोटीन इस हरे वाले गोले में समाये हुए हैं। ठीक है, कैसे समाये हुए हैं? देखो जी, हिस्टोन ऑक्टामर बना के समाये हुए हैं। ये वाले 4 हिस्टोन ऑक्टामर बना के इसमें समाये हुए हैं। और कैसे? इन चारों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 दूनी हो जाएगा 8। ऑक्टा का मतलब क्या होता है? 8। तो इसमें 8 हिस्टोन प्रोटीन है। क्या देख लिया हमने? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, सिंपल। और H1 कहां है? ये लिंकर है। ठीक है जी। अब ये सारा मिलके, माल मसाला मिलके कि ये हिस्टोन ऑक्टामर, ये डीएनए जो लिपटा हुआ है, और ये लिंकर वाला हिस्टोन, ये हिस्टोन प्रोटीन, ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं? न्यूक्लियोसोम बना रहे हैं। तो न्यूक्लियोसोम, ये टोटल न्यूक्लियोसोम है। न्यूक्लियोसोम के अंदर क्या क्या है? एक तो H1 लिंकर है, बहुत बढ़िया बात है। हिस्टोन ऑक्टामर है, ये बीच में हरा गोला है, बहुत बढ़िया बात है। और ये डीएनए जो लिपटा हुआ है, ये है। अब बात है कितना डीएनए है? बिल्कुल आपको याद रखना है कि एक न्यूक्लियोसोम के अंदर 200 बेस पेयर डीएनए होता है। ये आपका न्यूक्लियोसोम है। ठीक है जी। अब न्यूक्लियोसोम 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 से आप क्रोमेटिन बना दोगे, फिर एंड में आप क्रोमोसोम बना दोगे। पूरा समझ में आ गया? ठीक है। अब एक, अबे यार क्या गिर गया ये, माफ कीजिए। ठीक है, अब एक ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये याद करना कि यू क्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन, यू मतलब सच्चा, तो लूजली पैक्ड है। हेटेरो मतलब है ना, हेटेरो उलझा सा हुआ है, टाइटली पैक्ड है। ठीक है जी, ये अपने को याद ऐसे हो जाएगा। दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। देखो जी, आज के ज़माने में आप आसानी से बता देते हो कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, बट जब किसी को कुछ नहीं पता था तो किसी ने कैसे ढूंढा, सर्च ढूंढा होगा कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है या आरएनए है या प्रोटीन है। तो इसको लेके क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुए, किस किस ने किए, वो हम पढ़ने वाले हैं। देखो जी, सबसे पहले आता है इसमें ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। यह किस साइंटिस्ट ने दिया था? 1928 में। किसने? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। देखो जी, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने काम किया था एक बैक्टीरिया पे जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अब ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम का बैक्टीरिया 2 तरीके का हो सकता था। S4 स्मूथ कॉलोनी इसकी हो सकती थी, R4 रफ कॉलोनी हो सकती थी। अब ये स्मूथ क्यों है, ये रफ क्यों है, इसका रीजन क्या है? देखो जी, स्मूथ का मतलब है चिपचिपा है, मतलब इसके बाहर मॉइस्चराइजर वैसलीन लगा दी है, चिपचिपा है। ये क्यों चिपचिपा है? क्योंकि इसके बाहर म्यूकस की कोटिंग है। म्यूकस की कोटिंग है मतलब इसके बाहर कैप्सूल है, इसीलिए ये कैप्सुलेटेड है। और इसके बाहर म्यूकस की कोई कोटिंग नहीं है। अब म्यूकस यानी चिपचिपा ही होता है ना म्यूकस, तो म्यूकस की कोटिंग ही नहीं है, तो ये रफ हो जाएगा, मतलब इसके बाहर कैप्सूल नहीं है। ये नॉन कैप्सुलेटेड है, ये कैप्सुलेटेड है। अब यहां पर लिखा गया है कि जिसके बाहर कैप्सूल है वो वायरुलेंट मतलब खतरनाक होता है, और जिसके बाहर कैप्सूल नहीं है वो नॉन वायरुलेंट मतलब खतरनाक नहीं होता है। इसका क्या कारण हो सकता है? देखो जी, मान लेते हैं इन दोनों बैक्टीरिया ने मेरे अंदर प्रवेश पा लिया, मेरे को इन्फेक्शन इन दोनों बैक्टीरिया से करवा दिया। ठीक है जी। अब इन दोनों के खिलाफ मेरी शरीर के अंदर की इम्यूनिटी काम करेगी, इसको भी मारने की कोशिश करेगी, इसको भी मारने की कोशिश करेगी। अब जाहिर सी बात है, इसके बाहर क्या है? म्यूकस की कोटिंग है, तो इसको मेरी इम्यूनिटी नहीं मार पाएगी, क्योंकि ये कवच लेके आया है, ये शील्ड लेके आया है, तो ये बच जाएगा, ये बीमारी फैला देगा। इसके बाहर कोई शील्ड नहीं है, तो मेरी इम्यूनिटी इसको मार देगी, इसीलिए खतरनाक नहीं है और ये बच जाएगा। खतरनाक है, बीमारी फैलाएगा। ठीक है जी, इतनी बात अपने को समझ में आ चुकी है। अब हम क्या देखने वाले हैं? यही रफ स्मूथ का खेल देखने वाले हैं। बड़ा ही सिंपल चीजें हैं, है ना, बिल्कुल आसानी से समझ में आएंगी। देखो जी, रफ वाले से चूहे को इन्फेक्शन कराया, रफ वाला तो बीमारी फैला ही नहीं सकता, तो चूहे को कुछ भी नहीं होगा, चूहा जिंदा रहेगा। नेक्स्ट, स्मूथ वाले से चूहे को इन्फेक्शन कराया, स्मूथ वाला तो खतरनाक है, देख लिया हमने, इसके बाहर कैप्सूल है, खतरनाक है, तो चूहे को ये मार देगा।
अब नेक्स्ट ये स्मूथ वाला था, हमने इसे है ना गर्म करके हीट करके किल कर दिया, हीट किल्ड कर दिया। तो अगर ये मर ही गया है मतलब इसका कैप्सूल जो है टूट चुका है, तो चूहे को कोई असर नहीं होगा, है ना, ये जिंदा रह जाएगा। जाहिर सी बात है, हीट से अगर हमने इसका कैप्सूल ही तोड़ दिया है तो चूहे को कोई असर नहीं होगा, ये ठीक इसकी तरह से काम करेगा और चूहा जिंदा रह जाएगा। अब यहां पर एक आश्चर्यजनक बात क्या देखने को मिली कि अगर हम रफ ये भी नहीं मार सकता था चूहे को, ठीक है, और हीट किल्ड वाला स्मूथ ये भी चूहे को नहीं मार सकता था। अगर इन दोनों को मिला के चूहे को देते हैं तो चूहा मर गया। यहां पर ऐसा कुछ हुआ। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि इस हीट किल्ड वाले में से कुछ तो ऐसी चीज है जो इस रफ वाले में गई है, और इसने क्या किया है, फिर इस रफ वाले के बाहर कैप्सूल बनवा दिया है। अब ये रफ वाला खतरनाक हो गया है और इसने चूहे को मार दिया है। तो सवाल ये है कि यहां से कुछ तो ऐसा गया है, अब क्या गया है हमें नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं पता है। ठीक है, अब ध्यान रखना ये बातें किस पे चल रही हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे चल रही हैं। अब बाद में साइंटिस्ट आते हैं कौन से, एवरी मैक्लोइड मैकार्टी, जिन्होंने 1933 से 1944 तक काम किया, और उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि इस बैक्टीरिया से इस बैक्टीरिया में आखिर क्या गया है। ठीक है जी, अब इसको अंग्रेजी में कैसे लिख देंगे, देखो यहां से यहां जो गया है, इन साइंटिस्ट ने उसका केमिकल नेचर, उसका क्या केमिकल नेचर पता लगाने की कोशिश की। और ये बातें किस में चल रही हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में बातें चल रही हैं, तो बायो लिखना जरूरी है क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बातें हैं। तो जो यहां से यहां गया है उसका केमिकल नेचर, और बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसकी कैरेक्टराइजेशन, उसके नेचर की कैरेक्टराइजेशन करने की कोशिश की। इसीलिए इनके एक्सपेरिमेंट का नाम पड़ गया क्या, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है। अब इनका एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, देखो इनको शक क्या था कि जो यहां से यहां गया है वो प्रोटीन है, इनका शक ये था प्रोटीन है, बट एक्सपेरिमेंट कैसे किया वो हम देखने वाले हैं। अब हम देखने वाले हैं, इसको थोड़ा हटा देते हैं। चलो जी, आपका काम हो गया है। अब हम एवरी मैक्लोइड मैकार्टी बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन, और इसी बैक्टीरिया पर काम चल रहा है, इसी बैक्टीरिया पर। चलो जी, इसको भी यहां पे रख देते हैं। अब देखो एक्सपेरिमेंट सिंपल सा है, यहां से यहां कुछ गया है। अब अपने को नहीं पता क्या गया है, डीएनए गया है, आरएनए गया है, प्रोटीन गया है, अपने को नहीं पता। अपने को पता लगाना है कि यहां से यहां क्या गया है, और वही ये एक्सपेरिमेंट बोलता है। तो इसको हम ऐसे समझते हैं, देखो जी, जैसे वहां बैक्टीरिया का एग्जाम्पल था, या कमरे का एग्जाम्पल सोच लेते हैं। ठीक है जी, कमरे का एग्जाम्पल सोच लेते हैं कि इस कमरे में से इस कमरे में कोई इंसान गया है। इस कमरे में 3 इंसान थे, एक प्रोटीन नाम का, P4 प्रोटीन नाम का, एक आरएनए नाम का, एक D4 डीएनए नाम का। इस कमरे में 3 इंसान थे, और इस कमरे में इन तीनों में से कोई एक इंसान गया है। कौन गया है हमें नहीं पता है, यही अपने को पता लगाना है। तो क्या हम ये तरीका लगा सकते हैं कि एक बार इस प्रोटीन वाले इंसान को मार देते हैं, एक बार इसको मार देते हैं, एक बार इसको मार देते हैं ना, 3 केस देख लिए, फिर देखते हैं कोई जाएगा कि नहीं जाएगा। देखो पहले केस में हमने प्रोटीन को मार दिया। प्रोटीन को कैसे मारा, उसके डाइजेस्टिव एंजाइम से, प्रोटीएज का यूज करके। तो अगर प्रोटीन वाला इंसान मर गया है, हमने क्या पाया, फिर भी यहां से यहां कोई जा रहा है पहले केस में, मतलब भाई प्रोटीन तो नहीं हो सकता। सेकंड, हमने आरएनए वाले इंसान को मार दिया, हमने क्या पाया, फिर भी यहां से यहां कोई जा रहा है। प्रोटीन की तो प्रोबेबिलिटी पहले ही खत्म होगी, तो आरएनए की भी खत्म होगी। हमने तीसरे केस में क्या देखा कि अगर हम डीएनए वाले इंसान को मारते हैं तो यहां से यहां कोई नहीं जा रहा है। मतलब इससे पता लग गया भाई, डीएनए ही वो इंसान है जो यहां से यहां जा रहा था, डीएनए ही वो इंसान है। ठीक है, बट यहां पर दिक्कत क्या है, अब यहां पर पता तो लग गया, यहां पर पता तो लग गया कि डीएनए ही वो इंसान है, मतलब डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। बट दिक्कत क्या हो गई, ये बातें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया में हो रही हैं। अब प्लांट्स में, एनिमल्स में, फंजाई में, वहां कौन बताएगा कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो वहां बताने के लिए आते हैं हर्शे एंड चेज। इन्होंने क्या दिया, अनइक्विवोकल प्रूफ। अनइक्विवोकल मतलब जिस पे शक ना किया जा सके, इन्होंने दिया अनइक्विवोकल प्रूफ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। अब इनका एक्सपेरिमेंट हम देखना चाहते हैं कि एनसीईआरटी में कैसे दिया गया है, हर्शे एंड चेज वाला। देखो यहां पर क्या क्या दिया गया है, पहले थोड़ा समझ लेते हैं। देखो ये वायरस है, ये वायरस है,
ये भी वायरस है, सेम सेम से दिख रहे हैं, इनमें क्या फर्क है बताऊंगा अभी, ठीक है। ये वायरस है, ये वायरस है, और ये वायरस कौन से हैं? बैक्टीरियोफेज वायरस है। बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। देखो जी, ऐसा वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करे, प्लांट वायरस। ऐसा वायरस जो एनिमल को इन्फेक्ट करे, एनिमल वायरस। ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे, उसको बोल देते हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक है, ये वायरस है, ये वायरस है। अपने को पता है कि वायरस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, प्लस और क्या होता है? प्रोटीन। वायरस के अंदर दो ही चीजें होती हैं, एक उसका जेनेटिक मटेरियल, एक प्रोटीन। आप देख पा रहे हो, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये इसका बाहर प्रोटीन है। ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये बाहर इसका अब प्रोटीन है। ठीक है जी। अब प्रोटीन के अंदर होता है सल्फर, प्रोटीन के अंदर होता है सल्फर, और डीएनए के अंदर होता है फास्फोरस। ये तो हम देख चुके हैं ना, डीएनए के अंदर देखो ये फास्फोरस फास्फोरस होता है। ये बात भी अपने को पता चल गई कि प्रोटीन के अंदर सल्फर होता है, डीएनए के अंदर फास्फोरस होता है। ठीक है, अब आपका सवाल होना चाहिए कि ये लाल रंग काला रंग इधर उल्टा हो गया है, लाल रंग काला रंग, ये हमने क्यों किया है? देखो जी, हमें डाउट है कि प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, ये ग्रीन कलर वाले क्या है? बैक्टीरिया है। हमें डाउट है प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर जाएगा या जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए जाएगा, अपने को ये डाउट है। बेसिकली हम यहां देखने चाहते हैं कि इसके अंदर ये फास्फोरस जाएगा या सल्फर जाएगा। फास्फोरस या सल्फर के बेस पे हम प्रोटीन या डीएनए का पता लगा लेंगे। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं कि एक केस में हम दिवाली वाली लड़ियां होती है ना जिन पे लाइट जलती हैं, एक केस में हम दिवाली वाली लड़ियां किस पे लगा देते हैं? प्रोटीन पे लगा देते हैं, प्रोटीन पे यानी सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर यानी प्रोटीन पे हमने दिवाली वाली लड़ियां लगा दी। और दूसरे केस में हमने दिवाली वाली लड़ियां जो जलती हैं वो हमने किस पे लगा दी? डीएनए पे लगा दी, रेडियो एक्टिव फास्फोरस से। अब इन्फेक्शन कराया गया बैक्टीरिया में, ये ग्रीन कलर के बैक्टीरिया हैं। ठीक है जी। अब सिंपली चेक कर लो, ये वाला केस देखो, ये वाला केस देखो। हमने क्या देखा कि अंदर बैक्टीरिया के अंदर दिवाली वाली लड़ियां नहीं जल रही हैं, नहीं जल रही हैं, मतलब दिवाली वाली लड़ियां बाहर रह गई हैं। और दिवाली वाली लड़ियां किस पे लगाई थी हमने? प्रोटीन पे लगाई थी, तो प्रोटीन बाहर रह गया है, मतलब प्रोटीन अंदर नहीं गया है। इस वाले केस में क्या हमने देखा कि दिवाली वाली लड़ियां अंदर जल रही हैं, मतलब जो अंदर पहुंचा है वो क्या है? वो डीएनए है ना। यहां पे हमने डीएनए पे लगाई थी ना लड़ियां, ये इस पे लगाई थी, फास्फोरस पे लगाई थी, तो इससे हमें पता लग गया कि डीएनए है जो अंदर जाता है, जो इन्फेक्शन करता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये अनइक्विवोकल प्रूफ इन्होंने दे दिया कि कोई शक नहीं है भाई, हमने सब में बता दिया, इंसान हो, एनिमल हो, प्लांट हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, सब में ही जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? क्या होगा? डीएनए होगा। और ये सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल यहां पे खत्म होती है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। इसका मतलब क्या है कि जब रेप्लिकेशन होती है तो जो डीएनए है वो सेमी मतलब आधा कंजर्व हो जाता है। ठीक है, इसको हम समझेंगे कैसे? देखो जी, इसको सबसे पहले प्रपोज किया वॉटसन एंड क्रिक ने, और इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया किसने? मेसेल्सन एंड स्टाहल ने 1958 में। अब मेसेल्सन एंड स्टाहल ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था जी? ई कोलाई पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया था वो हम देखने जा रहे हैं। देखो, ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, अगर इसे जिंदा रहना है, आगे ग्रो करना है, तो इसे अपना डीएनए बनाना पड़ेगा। और हमें पता है डीएनए के अंदर क्या क्या होता है। डीएनए के अंदर ये नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, शुगर होते हैं और फॉस्फेट होते हैं। तो डीएनए के अंदर होते हैं नाइट्रोजिनस बेस। अब नाम में ही आ रहा है नाइट्रोजिनस, मतलब इसमें नाइट्रोजन होगी। तो अगर ई कोलाई को अपना डीएनए बनाना है तो इसे नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी, तो इसको नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी, तो हम क्या करते हैं? इस ई कोलाई को इसे NH4Cl सॉल्यूशन में डाल देते हैं, जहां पर नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप है। नॉर्मली नाइट्रोजन 14 होती है ना, हमने हैवी आइसोटोप दे दिया इसको 15 वाला। देसी भाषा में समझते हैं 15 किलो वाली नाइट्रोजन इसको दे दी। तो भाई सिंपल सी बात है, ई कोलाई के पास अवेलेबल ही 15 किलो वाली नाइट्रोजन है, तो अब ये जो डीएनए बनाएगा उसमें 15 किलो वाली नाइट्रोजन ही होगी। देखो ये डीएनए की डबल स्टैंड बना दी है, 15 किलो 15 किलो, क्योंकि अवेलेबल ही ये है। अब हम क्या करते हैं, ये 15 किलो वाली नाइट्रोजन हटा के हम ये 14 किलो वाली नाइट्रोजन इस सॉल्यूशन में इसको डाल देते हैं। अब जाहिर सी बात है इसको यही नाइट्रोजन उठानी पड़ेगी। तो ई कोलाई डिवाइड कितनी देर में करता है? ये 20 मिनट बाद डिवाइड करेगा। तो हमने ऑब्जर्व किया ये रिजल्ट। देखो जी, सेमी कंजर्वेटिव, सेमी मतलब देखो पुराने वाली आधी कंजर्व होगी, एक नई बन रही है। नई 14 वाली क्यों है? क्योंकि
अवेलेबल ही 14 है, सेम यहाँ पे हो रहा है। अब ये फिर से 20 मिनट में डिवाइड करेगा, देखो जी ये टोटल टाइम है 20 मिनट प्लस 20 मिनट 40 हो गया, ठीक है। हमने क्या ऑब्जर्व किया, फिर से वही सेमी कंजर्वेटिव कि एक पुरानी है फिर उसके साथ नहीं बनी, फिर एक पुरानी है उसके साथ नहीं बनी, तो यहां अपनी भाई सेमी कंजर्वेटिव वाली बात प्रूव हो रही है। सेमी मतलब आधा हर बार कंजर्व हो रहा है। अब आपके दिमाग में सवाल जरूर आना चाहिए कि इनको हम आंखों से देख थोड़ी सकते हैं, तो हमने कैसे बता दिया भाई ये 15 15 15 14 कैसे बता दिया? तो क्या हम एक चीज कर सकते हैं कि इनको तराजू में तोल लेते हैं कि ये 15 15 ये 30 किलो हो जाएगा, ये 15 14 कितना है 29 किलो हो जाएगा, और ये 14 14 ये 28 किलो, ये 15 14 29 किलो। तो क्या वजन करके हम बता सकते हैं यहाँ पे ऐसा हुआ होगा, यहाँ पे ऐसा हुआ होगा, यहाँ पे ऐसा हुआ होगा? तो वजन कैसे करेंगे? एनसीईआरटी लिखती है कि डेंसिटी देख लेते हैं हम, जहां डेंसिटी देखो यहाँ हाई डेंसिटी आएगी, या उससे कम, यहाँ उससे कम, ठीक है। सीजियम क्लोराइड का डेंसिटी ग्रेडियंट के तौर पे यहाँ पर यूज करते हैं। अब देखो इसी टॉपिक में एनसीईआरटी में एक और साइंटिस्ट का नाम आता है कि इन्होंने भी सिमिलर अटेम्प्ट किए थे, टेलर एंड उनके कलीग्स ने। ये साइंटिस्ट का नाम है 1958 में किस पे काम किया था इन्होंने? प्लांट्स पे काम किया था, ठीक है। कौन से? विसिया फाबा, फाबा बीन्स, भाई ये याद ही रखना आ सकता है। रेडियो एक्टिव थाइमिडिन का इन्होंने यूज किया था, ठीक है। तीनों ही चीज क्वेश्चन पूछे जाने लायक है, ये भी 1958 भी, विसिया फाबा, फाबा बीन्स भी, और रेडियो एक्टिव थाइमिडिन। पहले पढ़ेंगे आरएनए के बारे में। तो आरएनए होती है 3 तरीके की, एक राइबोसोमल आरएनए, एक मैसेंजर आरएनए, एक ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए के बारे में हम ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में जानेंगे। हम यहां पर देखते हैं ये राइबोसोमल आरएनए कितने टाइप की होती है। तो राइबोसोमल आरएनए यानी राइबोसोम में पाई जाएगी। अब इसको हम 2 तरीके से देखेंगे, एक प्रोकैरियोट्स में, एक यूकैरियोट्स में। अब प्रोकैरियोटिक राइबोसोम हमें पता है 70S होता है, और यूकैरियोटिक राइबोसोम में 80S होता है। 70S की 2 सब यूनिट होती है, 50S और 30S। 50S में कौन सी राइबोसोमल आरएनए पाई जाएगी? प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, 23S 5S, और 30S में 16S पाई जाएगी। यूकैरियोटिक राइबोसोम जो 80S होता है उसकी 2 सब यूनिट 60S 40S। 60S में कौन सी राइबोसोमल आरएनए पाई जाएगी? 28S 5.8 और 5S। इधर 40S की बात करें तो इसमें 18S राइबोसोमल आरएनए पाई जाएगी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब हम बेसिकली ये देखना चाहते हैं कि डीएनए और आरएनए के बीच में, डीएनए और आरएनए के बीच में कंपटीशन चल रहा है कि कौन अच्छा जेनेटिक मटेरियल माना जाए, ठीक है जी। तो कंडीशन रख रख के देख लेते हैं। शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, मतलब उसको रेप्लिकेशन करनी चाहिए। तो डीएनए भी रेप्लिकेशन करता है, आरएनए भी करता है, तो यहां तो दोनों ही पास हो गए हैं। नेक्स्ट भाई, शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। तो यहां पर अपना डीएनए जीत गया है, वो ज्यादा स्टेबल होता है आरएनए के कंपैरिजन में। और उसको ये स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड कराता है? थाइमीन, क्योंकि आरएनए में थाइमीन नहीं होता, उसमें थाइमीन की जगह पर यूरेसिल होता है। डीएनए में थाइमीन है तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी उसको प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? शुड शो स्कोप फॉर स्लो चेंजेस म्यूटेशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। देखो इवोल्यूशन होगा, क्यों होगा? वेरिएशन आएंगी, चेंजेस आएंगे, म्यूटेशन होगी, उसी से तो इवोल्यूशन होगा। तो ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी आरएनए में ज्यादा है, चेंजेस वाली, म्यूटेशन वाली आरएनए में डीएनए के कंपैरिजन में ज्यादा है। अब ये अच्छी चीज है, बुरी चीज ऐसे भी समझ सकते हो। देखो ज्यादा म्यूटेशन होगी तो ज्यादा अनस्टेबिलिटी भी तो आ जाएगी, कि किसी भी चीज से म्यूटेशन होगी, गड़बड़ भी तो हो जाएगी, ठीक है। ये कुछ यहां पर अपने को समझा रहे हैं, ठीक है। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। देखो यहां पर क्या है, आरएनए जो है वो इजीली एक्सप्रेस कर सकता है खुद को, ठीक है। बट ओवरऑल हम रिजल्ट देखें कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किसको प्रेफर किया गया? डीएनए को ही प्रेफर किया गया, और वही ज्यादा स्टेबल माना गया। तो ओवरऑल मामला ये है, स्टेबिलिटी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन की स्टोरेज और ये सब है ना, इसके लिए डीएनए ही अपना सूटेबल माना गया, और डीएनए ही इसीलिए जेनेटिक मटेरियल होता है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं दोस्तों। अब हम देखने वाले हैं सेंट्रल डोगमा, और अपना आगे का पूरा चैप्टर लगभग इसी पर बेस्ड है। देखो जी, ये है अपना डीएनए, और डीएनए में हम अगर रेप्लिकेशन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? डीएनए ही बन जाएगा, उसकी अमाउंट डबल हो जाएगी। और डीएनए में अगर ट्रांसक्रिप्शन कर दें तो मैसेंजर आरएनए बन जाएगी, और मैसेंजर आरएनए में अगर ट्रांसलेशन हो जाए तो प्रोटीन बन जाएंगे। देखो आपने सुना होगा कोई जीन इस प्रोटीन के लिए है ना कोड करता है, कोई जीन इसके लिए, कोई जीन इसके लिए।
है ना। तो जीन असल में होता क्या है, डीएनए का टुकड़ा ही तो होता है। तो अलग अलग जीन यानी अलग अलग डीएनए के टुकड़े, है ना, प्रोटीन बना रहे हैं, वो अपनी बात साबित हो गई है। अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे, पहले हम ट्रांसक्रिप्शन को अच्छे से देखेंगे, फिर ट्रांसलेशन को देखेंगे। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, कहां पर होता है, कैसे होता है, ये हम देखने वाले हैं। या आपके सामने जो अंग्रेजी में लिखा है इसको भूल जाइए, मेरी बातों पे ध्यान दीजिए। देखो ये अपना क्या है, ये स्ट्रक्चरल जीन है ये अपना। और जीन असल में होता क्या है, एक डीएनए का टुकड़ा ही तो होता है। तो ये डीएनए की एक स्ट्रैंड, ये डीएनए की दूसरी स्ट्रैंड, ये डीएनए का टुकड़ा ही तो है। तो इस डीएनए के टुकड़े पर अपने को ट्रेन भगानी है। ट्रेन कैसे भगानी है, ये ट्रेन का एक रेलवे स्टेशन है जहां से ट्रेन चलना स्टार्ट होगी, है ना। इसी को प्रमोटर हम बोल देते हैं। ठीक है, और ये रेलवे स्टेशन ऐसा है जहां ट्रेन आके रुक जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, इसीलिए इसको टर्मिनेटर बोल देते हैं। देखो प्रमोटर टर्मिनेटर कुछ नहीं है, बस इस जीन के ऊपर, इस डीएनए के टुकड़े के ऊपर जगह है। कौन सी जगह है, प्रमोटर ऐसी जगह है जहां एक एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जहां इसको पहचान लेगा प्रमोटर को, और यहां से फिर ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगी, फिर ये आरएनए पॉलीमरेज ही पहचान लेगा इस टर्मिनेटर रीजन को, और यहां पर ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाएगी। ठीक है, इतनी बातें अपने को समझ में आ गई। ठीक है, अब यहां पर अपने को बनानी क्या है, मैसेंजर आरएनए बनानी है। देखो जो भी चीजें बनती हैं, रूल याद रखो, 5 डैश से 3 डैश की तरफ चीजें बनती हैं। तो खुद अगर इस डायरेक्शन में बनेगी तो उसका टेम्पलेट किसको होना पड़ेगा, जाहिर सी बात है इसको होना पड़ेगा। 3 डैश टू 5 डैश के कॉम्प्लीमेंट्री ही चीजें बनेंगी, तो ही वो 5 डैश टू 3 डैश बन पाएंगी। तो इसीलिए इसको टेम्पलेट स्टैंड बोल दिया जाता है। देखो इसको भी रटना मत, टेम्पलेट का मतलब होता है सांचा। फॉर एग्जाम्पल मेरे को मेरे हाथ जैसा एक और हाथ प्लास्टिक का बनवाना है, या है ना कोई भी वो लिक्विड सा डाल के बनाते हैं ना, वो रील व्हील में देखा होगा। तो मैं अपने हाथ का सांचा तैयार कर लेता हूं, मिट्टी में ऐसे अपने हाथ को गाड़ के अपने हाथ का सांचा तैयार कर लेता हूं। तो रेत में मेरे हाथ का सांचा तैयार है, अब उसमें मैं कोई लिक्विड भर दूंगा जो बाद में जम जाएगा। ठीक है, तो टेम्पलेट का मतलब होता है सांचा। तो ये सांचा है जो हमें चाहिए, हम इस सांचे के अलोंग बनवाएंगे, 5 डैश टू 3 डैश बनवाएंगे। ठीक है, तो ये सांचा है, मतलब ये नॉन कोडिंग स्टैंड है, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो होगी, जाहिर सी बात है वो काम की है, वो कोडिंग होगी। मतलब हम एसईसी बनवाएंगे, पर मैसेंजर आरएनए बनवानी है तो डीएनए वाली है ना। ठीक है जी, तो ये कोडिंग हो गई, ये नॉन कोडिंग हो गई। ये टेम्पलेट है, सांचा है, इसके अलोंग 5 डैश टू 3 डैश बनेगी। ये बातें अपने को समझ में आ गई हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की। देखो प्रोकैरियोट्स की बात करें तो ये सिर्फ एक टाइप का होता है, और एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज तीनों टाइप की आरएनए बना देता है, राइबोसोमल भी, मैसेंजर भी और ट्रांसफर भी। यूकैरियोट की बात करें तो ये 3 टाइप का होता है, 1 2 3। कौन क्या क्या बनवाएगा भाई, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये याद करने की चीजें हैं, कौन किसको क्या बनवाएगा। ठीक है जी, अब हम देखने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहले हम प्रोकैरियोट्स में देखेंगे, फिर यूकैरियोट्स में देखेंगे, और दोनों में क्या फर्क है वो भी हम जान लेंगे। देखो ये वही चीजें हैं जो अभी हम देख के आए हैं, वही चीजें हैं कि ये डीएनए का टुकड़ा है, एक टेम्पलेट स्टैंड है, एक कोडिंग स्टैंड है। ठीक है जी, और ये डीएनए का टुकड़ा है, इस पे एक रेलवे स्टेशन होगा प्रमोटर, एक रेलवे स्टेशन होगा क्या, टर्मिनेटर, और इनको पहचानेगा कौन, ये आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर फैक्टर होते हैं, जैसे सिग्मा फैक्टर है वो प्रमोटर रीजन को पहचान लेगा, और रो फैक्टर है वो टर्मिनेटर रीजन को पहचान लेगा। तो सिग्मा फैक्टर जो आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर था, उसने प्रमोटर रीजन को पहचान लिया और यहां जुड़ गया। फिर जाहिर सी बात है डीएनए की स्टैंड खुल जाएंगी, और ये आरएनए पॉलीमरेज आरएनए को बनवाता चला जाएगा। देखो आरएनए को बनवाता चला जाएगा, मतलब इलोंगेशन होगी। इनिशिएशन मतलब इनिशिएट हुआ, इलोंगेशन मतलब देखो आरएनए इलोंगेट हो रही है, और टर्मिनेशन मतलब रो फैक्टर जो आरएनए पॉलीमरेज पे लगा हुआ है, ये टर्मिनेटर रीजन को पहचान लेगा और यहां चीजों को टर्मिनेट यानी खत्म करवा देगा। तो ये आरएनए बनके तैयार है। तो भाई प्रोकैरियोट्स की आरएनए देखो आप, बिल्कुल पूरी येलो कलर की है, इसमें कोई दो तरीके के रंग आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात, जो ये आरएनए है किसमें, प्रोकैरियोट्स में जो आरएनए है उसको प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि प्रोकैरियोट फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, उनमें
इतनी तेजी से काम चलता है ना, उनकी तो लाइफ साइकिल इतनी छोटी हो, इतनी तेजी से काम चलता है, जल्दी जल्दी काम होता है कि इसको प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, ठीक उसका उल्टा यूकेरियोट्स में बात करें तो इसमें जो आरएनए बनी है ना, ये मैसेंजर आरएनए बनी है, देखो ये दो रंगों की आपको दिखाई दे रही है। दो रंगों की कैसे हैं, ये वाले येलो वाले एक्सोन है और रेडिश 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 जी तो लगी सॉरी भाई, रेडिश वाले अपने इंट्रोन हैं। यहां पर अपने काम के सिर्फ एक्सोन है, इंट्रोन अपने काम के नहीं हैं। तो एक ऐसी प्रोसेस होगी जिससे ये इंट्रोन रिमूव हो जाएंगे, खाली एक्सोन 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 जुड़ जाएंगे और पूरी येलो कलर की हो जाएगी, और उस प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लाइसिंग, जिसमें हमने इंट्रोन को रिमूव कर दिया और एक्सोन एक्सोन को जोड़ दिया। ठीक है, अब देखो मैंने एक बात बोली थी कि प्रोकैरियोट में जल्दी जल्दी काम होता है तो इसको प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, बट यूकेरियोट में तो थोड़ा लंबा काम चलता है ना, तो इस मैसेंजर आरएनए को प्रोटेक्शन की जरूरत है। अब प्रोटेक्शन की जरूरत दोनों जगह पे है, 5' एंड पे भी, 3' एंड पे भी। तो 5' एंड पे हम इसको टोपी पहना देंगे, कैपिंग कर देंगे, और 3' एंड पे इसकी हम पूंछ लगा देंगे, टेलिंग कर देंगे। तो कैसे करेंगे, 3' एंड पे पोली ए टेल, ये तो याद आ जाएगी, पोली ए टेल है ना, ये टेलिंग हो जाएगी, और 5' पे आपका ये मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये आपकी कैपिंग कर देगा। ठीक है, तो स्प्लाइसिंग क्या है, हमने इंट्रोन को रिमूव किया। कैपिंग क्या है, 5' एंड पे प्रोटेक्शन दी, और टेलिंग क्या है, 3' एंड पे हमने प्रोटेक्शन दी, और ये ट्रांसक्रिप्शन होगी यूकेरियोट में। और एनसीईआरटी क्या लिखती है कि इंट्रॉन्स की जो प्रेजेंस है ना, और प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग है कि इंट्रॉन्स रिमूव हुए, स्प्लाइसिंग हुई, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन के बाद हम देखने वाले हैं ट्रांसलेशन, और इसी एक डायग्राम से हम खात्मा कर देंगे ट्रांसलेशन का। देखो यहां पर क्या क्या चीजें अपने को दिखाई दे रही हैं। एक तो ये पीछे ग्रीन कलर की चीज आपको दिखाई दे रही है, जो क्या है, राइबोसोम है। ये अपनी मैसेंजर, देखो यहां पर हमने मैसेंजर आरएनए बनाई है ना, उसको हम यहां उठा के ले गए हैं। अब देखो ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन पे जाने से पहले हम थोड़ा कोड को देखना चाहते हैं। देखो जी, इनके रिलेटेड जो भी साइंटिस्ट है ना, एक अलग से वीडियो आएगी जिसमें सारे साइंटिस्ट और उनका नाम कवर होगा, वहां पे कवर हो जाएगी। देखो जी, आपके पास भी टाइम बहुत कम बचा है, मेरे पास भी बहुत कम टाइम बचा है, तो चीज़ों को थोड़ा सिंक्रोनाइज करके करना ही पड़ेगा। ठीक है जी, देखो जी, कोडोन जो होते हैं ट्रिपलेट होते हैं, ये बेसिक बातें यार सबको पता ही है मेरे ख्याल, है ना, ट्रिपलेट होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। टोटल कोडोन कितने, 64 होते हैं, जिसमें से कोडिंग वाले 61 और 3 स्टॉप कोडोन होते हैं। स्टॉप कोडोन कौन से होते हैं, मेरे टीचर ने कोचिंग में ट्रिक बताई थी जो मेरे को सही लगी, बाकी आपको पता होगी, अच्छी लगे तो देख लेना। उल्लू आया आया, उल्लू गया आया, उल्लू आया गया, ये अपने स्टॉप कोडोन हो गए हैं। कोड इज नियरली यूनिवर्सल, लगभग सब में सेम ही होता है, कुछ छोटी मोटी एक्सेप्शन है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और सम प्रोटोजोम्स। कोडोन इज रीड इन मैसेंजर आरएनए इन कंटेजियस फैशन, देयर इज नो पंक्चुएशन। मतलब क्या है भाई, डायरेक्ट सीधा ही पढ़ा जाएगा, ऐसे 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 सीधा जुड़ा हुआ होता है, सीधा ही उसको पढ़ते हैं। देखो 3 3 3 इस तरीके से, बीच में कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं आएगा, सीधा ही आपने उसको सीधा ही डायरेक्ट पढ़ना है। ठीक है, एयूजी के ड्यूअल फंक्शन होते हैं, एक तो इनिशिएटर कोडोन होता है, अब ये इनिशिएट कैसे करता है ना, वो आगे पता चल जाएगा ट्रांसलेशन में। और क्या है, ये मिथ्योनिन के लिए कोड करता है। अब ये डी जनरेट का क्या मतलब है, देखो सम अमीनो एसिड कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। देखो इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल एक अमीनो एसिड था, फॉर एग्जांपल वलीन था, ठीक है, ये अमीनो एसिड था, अब ये एक ही कोडोन से कोड होता था, अब इस कोडोन में आ गई खराबी, इसका मतलब है आपके शरीर में वलीन बन ही नहीं पाएगा। तो इसको ठीक करने के लिए थोड़ा ऐसे दिया है, लचीलापन है कि जरूरी नहीं है इसी कोडोन से, और भी कोडोन ऐसे हैं जिनसे वलीन बनता है, तो इसमें गड़बड़ी आ भी गई तो बाकियों से भी बन जाएगा, इसी का मतलब है ये डी जनरेट, कि लचीलापन है भाई, बाकियों से भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ग्रीन कलर का राइबोसोम है, उस पे देखो ये मैसेंजर आरएनए लगी हुई है, मैसेंजर आरएनए लगी है, जिसपे अपने है ना कोड है बेसिकली, है ना, 3 के कोड होते हैं ना, ये तो सबको पता ही होगा, 3 के। ठीक है, अब इसके एंटी कोडोन, फॉर एग्जांपल ये एक कोड है, इसका एंटी कोडोन कौन लेके आएगा, अपना ट्रांसफर आरएनए लेके आएगा, और यहां पर आके उसके पर्टिकुलर जो भी उसका कॉम्प्लीमेंट्री है उससे जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये है, ये इससे जुड़ गया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये इससे जुड़ गया, इसके कॉम्प्लीमेंट्री ये इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो खेल कैसे चलता है। अब देखो सीधा याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, है ना, उलझन होएगी नहीं, आपको सीधे चीजें याद हो जाएंगी। देखो इस राइबोसोम के ऊपर 3 साइट होती हैं, एक होती है ए साइट, एक होती है पी साइट,
एक होती है ई साइट। इसको याद कैसे रखना है, बहुत अच्छी तिकड़मबाजी है। ए फॉर अराइवल, अराइवल मतलब जहां पर ट्रांसफर आरएनए आएगा, अराइवल। पी फॉर पॉलीपेप्टाइड, जहां ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है, ये पी साइट होगी। ई फॉर एग्जिट, एग्जिट मतलब जिस साइट से ये ट्रांसफर आरएनए चले जाएगा। कोई मुश्किल हुई, इनको रटते रहते थे आप। ए फॉर अराइवल, ट्रांसफर आरएनए आया। पी से पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है, ई से एग्जिट मतलब ये चला गया। ठीक है जी। अब देखो ये थोड़ा इसको ट्रांसफर आरएनए को समझते हैं। ट्रांसफर आरएनए पे ये तो एंटीकोडोन थे जो मैसेंजर आरएनए के कोड से जुड़ेंगे, ये तो अपने को पता है। और ट्रांसफर, हर ट्रांसफर आरएनए, फॉर एग्जांपल इस ट्रांसफर आरएनए का नाम ए है, तो इसके पास पर्टिकुलर अपना अमीनो एसिड होगा, बी के पास उसका अमीनो एसिड होगा, सी वाले के पास उसका अमीनो एसिड होगा। इस तरीके से चीजें होती हैं। ठीक है। और एक वर्ड आता है चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए। जैसे ही ये अमीनो एसिड इस ट्रांसफर आरएनए से जुड़ता है, उसी को बोल देते हैं चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए। ठीक है जी। अब देखो एक अपने को पता है कि स्टार्टिंग कोडॉन कौन सा होता है, ए यू जी। तो ये ए यू जी यहां पर जहां भी मिल जाएगा ना, ए यू जी मतलब जहां चीजें स्टार्ट होंगी, तो ए यू जी जहां यहां मिल जाएगा तो ट्रांसफर आरएनए वहां से है ना जुड़ जाएगा और वहां से चीजें स्टार्ट होंगी। और स्टॉप कोडॉन, जब इस लाइन में स्टॉप कोडॉन आ जाएगा वहां पर चीजें खत्म हो जाएंगी, मतलब ये चेन टूट जाएगी, उतनी ही लंबी चेन बनेगी। ठीक है जी, ये बातें समझ में आ गई। और चेन कैसे, देखो ये ट्रांसफर आरएनए आया, यहां पर अपना अमीनो एसिड लेके आया। ठीक है। अब ये जो चेन ऑलरेडी बन चुकी थी, ये टूट के उससे नए से जुड़ जाएगी और ये चेन फिर और लंबी हो जाएगी। और ये चेन यहां पर देके ये खाली हो गया है, अनलोडिंग हो गई है और ये चला गया है यहां से। यही ट्रांसलेशन है। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन ही क्या कहलाती है, यही क्या कहलाती है भाई, प्रोटीन कहलाती है। ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन हो गया अपना। अब हम देखने वाले हैं लैक ओपेरॉन मॉडल। जो भी साइंटिस्ट है वो साइंटिस्ट वाली वीडियो में आ जाएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है। पहले इस फ्लो को याद करने, ये फ्लो कैसे याद रखना है, देखो ये क्या है आपका रेगुलेटर आर, पी प्रमोटर ओ, और ये स्ट्रक्चरल जीन ऐसे रपोस, रेगुलेटर प्रमोटर ऑपरेटर स्ट्रक्चरल जीन, रेगुलेटर प्रमोटर ऑपरेटर स्ट्रक्चरल जीन्स। ठीक है जी। अब देखो यहां पर सिर्फ आपको चोर पुलिस का खेल खेलना है। चोर पुलिस का कैसे, ये रिप्रेसर आपका चोर है और अगर चोर को पकड़ने के लिए इसके आसपास कोई पुलिस नहीं है तो ये चोर जाके इस ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा। इससे बाइंड कर गया मतलब यहां इसने ब्लॉक कर दिया सिस्टम को, मतलब आगे ट्रांसक्रिप्शन हो ही नहीं पाएगी। ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगी तो कोई एंजाइम बनेगा ही नहीं। ठीक है। और सेकंड केस में देखो ये चोर बन के तैयार है, ये चोर बन गया है रिप्रेसर, पर इस चोर को पकड़ने के लिए इंड्यूसर नाम की पुलिस है। ये पुलिस इस चोर को पकड़ लेगी। अगर चोर ही पकड़ा गया तो ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा, मतलब यहां सिस्टम खुला है, मतलब यहां ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी। ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी तो मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा तो ट्रांसलेशन होगी, फिर प्रोटीन आपके एंजाइम भी बन जाएंगे। अब देखो भाई ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है, इसमें मैक्सिमम चीजें याद करने की हैं। जैसे कब लॉन्च हुआ, 1990 में। कितने साल का प्रोजेक्ट था, 13 साल ये प्रोजेक्ट चला। ह्यूमन जीनोम में अप्रोक्सीमेटली कितने बेस पेयर हैं, इतने बेस पेयर हैं। कौन सी मेथोडोलॉजी इस्तेमाल हुई, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, सीक्वेंस एनोटेशन। अगर होस्ट बैक्टीरिया हो तो वेक्टर हो जाएगा बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यीस्ट हो तो यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इसके गोल्स क्या थे, बेसिकली जो ह्यूमन का डीएनए है उसमें क्या क्या होता है, कितने जीन होते हैं, कितने जीन हो सकते हैं, वो सब अपने को पता लगाना था। कौन सी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, वो सब बातें यहाँ है ना थ्योरेटिकल सी बातें लिखी गई हैं। और ये भाई बिल्कुल ही याद करने का मामला है सारा, कि ह्यूमन जीनोम में क्या है, कितने मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस हैं, एवरेज जीन में कितने बेस होते हैं, इतने बेस होते हैं। लार्जेस्ट ह्यूमन जीन कौन सा है, डिस्ट्रोफिन है, जिसमें 2.4 मिलियन बेस होते हैं। टोटल नंबर ऑफ जीन 30,000 पाए गए। ठीक है। 99.9% न्यूक्लियोटाइड आर सेम इन ऑल पीपल, ये अपना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी आ जाएगा। ठीक है। 50% से ज्यादा जीन का फंक्शन जो है अननोन है, अपने को पता ही नहीं है वो क्या करते हैं। लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड फॉर प्रोटीन्स। ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 1 है, उसके पास मोस्ट सबसे ज्यादा जीन है 2968। क्रोमोसोम वाई के पास सबसे कम जीन है 231। 1.4 मिलियन लोकेशन पे एसएनपी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म पाई गई। ये सब भाई याद ही करने की चीजें हैं, इसमें कुछ कर नहीं सकते। ठीक है। लास्ट टॉपिक अपना बचता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग।
अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखिए जी, इंसानों में जो टोटल डीएनए होता है ना, उसका 99.9% मतलब ऑलमोस्ट सारा डीएनए वो बल्क डीएनए कहलाता है, और वो लगभग सभी इंसानों में सेम होता है, और वो कोडिंग डीएनए होता है जो प्रोटीन प्रोटीन के लिए कोड करता है। ठीक है, तो 0.1% डीएनए जो बच गया उसको सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं, जो इंसानों में अलग अलग होता है। आप में अलग होगा, मेरे अंदर अलग होगा, आपके पिताजी के अंदर अलग होगा, मेरे पिताजी के अंदर अलग होगा, वो डिफरेंट होता है और वो नॉन कोडिंग होता है। ठीक है जी, 99.9% लगभग सब में सेम होता है, कोडिंग होता है, बल्क बोलते हैं, और 0.1% सैटेलाइट डीएनए जो सब में अलग अलग होता है। ठीक है जी, तो अपने को इसी का यूज करना है, और ये भी भाई दो टाइप का होता है। एक मिनी सैटेलाइट, सैटेलाइट दो टाइप का, एक मिनी सैटेलाइट या फिर उसी को वीएनटीआर बोल देते हैं, एक माइक्रो सैटेलाइट जिसको एसटीआर भी बोल दिया जाता है। इनकी फुल फॉर्म याद रखना, वीएनटीआर मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, एसटीआर मतलब शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। देखिए जी, अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम किसका यूज करेंगे, इस सैटेलाइट डीएनए का, यानी इन दोनों का ही यूज होता है। मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, वीएनटीआर एसटीआर दोनों का ही यूज होता है। ठीक है जी, अब क्यों यूज होता है, देखो क्यों, हमने देख लिया कि हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इसमें मिलती है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब विविधता, मतलब अलग अलग इंसानों में अलग अलग तरीके का पाया जाएगा, बहुत इसमें विविधताएं मिलती हैं। और एक साइंटिस्ट का नाम याद रखना कि टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इनिशियली डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप की थी इनिशियली, एलेक्स जेफरीज ने, ये आप याद रखना। ठीक है जी, अब देखो हम बेस उसी को बना रहे हैं कि इंसानों में ये जो सैटेलाइट डीएनए होता है ये अलग अलग होता है, तो इसी के बेस पे हम, फॉर एग्जांपल ये हमें क्राइम सीन से डीएनए मिला, क्राइम सीन से। ठीक है, अब हमें दो इंसानों पे शक है, एक इस इंडिविजुअल पे, एक इस इंडिविजुअल पे, दो इंसानों पे शक है, हमें चेक करना है। हम ये सैटेलाइट डीएनए देख लेते हैं, ये रेपिटेटिव डीएनए की कहां कहां पर ये रिपीट हो रहा है। ठीक है जी, देखो ये क्राइम सीन वाला था। ठीक है, ये क्राइम सीन वाला है कि यहाँ रेड आ रहा है, फिर ये रेड, फिर येलो येलो, फिर ये ब्लूश ब्लूश, इस तरीके का आ रहा है। अब ये दो इंसानों का हमने सैंपल ले लिया, देखो ए इंसान का यहां पर ब्लू आ रहा है, ठीक है, यहां पर येलो येलो इसके साथ मैच नहीं खा रहा, यहां पर रेड रेड बिल्कुल मैच नहीं खा रहा, और इस बी इंसान का देखो यहां पर रेड रेड सेम जगह पे रिपीट हो रहे हैं, यहां पर रेड रेड सेम जगह पे रिपीट, येलो येलो सेम जगह पे रिपीट, येलो येलो सेम जगह पे, ब्लू ब्लू सेम जगह पे, ब्लू ब्लू सेम जगह पे, मतलब ये इसी इंसान का डीएनए है, वहीं सेम जगह पे वो रिपीट हो रहा है, रेपिटेटिव डीएनए है ना, सैटेलाइट डीएनए। ठीक है जी, इस तरीके से हम पता लगा लेंगे, तो इस तरीके से हमारे चैप्टर खत्म होता है। हम जो चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है इवोल्यूशन। देखिए जी, इस चैप्टर के साथ दिक्कत क्या होती है, जब हम इसको एनसीईआरटी में पढ़ने जाते हैं तो इसका सिर पैर कुछ समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर फ्लो ही नहीं है, कहीं भी कुछ भी घुसा दिया गया है। तो इस चैप्टर को हम कैसे निपटाएंगे भाई, देखो जी, एक पोर्शन इस चैप्टर का रहेगा याद करने वाला, एक पोर्शन रहेगा समझने वाला। ठीक है जी, याद करने वाले पोर्शन में जहां जरूरत की ट्रिक्स है मैं ट्रिक्स बता दूंगा, फालतू की ट्रिक नहीं याद रखेंगे क्योंकि फिर एग्जाम में भूल जाएंगी। तो याद करने वाले पोर्शन पे तो आपको ही थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझने वाला पोर्शन में सारा समझा दूंगा, इसकी टेंशन मत लो, है ना, बड़े अच्छे तरीके से इस चैप्टर को हम कंपाइल करेंगे, बाद में आप एनसीईआरटी पढ़ते रहना। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर। अब देखो जी, ये चीजें अब हैं तो हैं, ये फैक्ट है, अब इसमें कुछ नहीं समझ सकते, कुछ नहीं कर सकते, ये अपने को याद ही करनी पड़ती है। ठीक है जी, देखो जी, बी वाई ए का मतलब है बिलियन ईयर्स एगो, एम वाई ए यानी मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, अब वो ये यूनिवर्स की एज कितनी है, इतने बिलियन ईयर्स एगो, अर्थ की एज, नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब आई, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, इनवर्टिब्रेट कब फॉर्म हुए, जॉलेस फिश कब आई, सी वीड्स, फिश लाइक रेप्टाइल कब आए, डायनासोर सडनली डिसअपियर कितने पहले हो गए थे, इतनी पहले, ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस इतनी पहले। अब इसमें कुछ समझने का है नहीं भाई, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट सेम ऐसी ही चीज भाई साइंटिस्ट है, अब किस साइंटिस्ट ने क्या किया, अब ये वही ये फैक्चुअल सी ही चीज है, याद करने वाली चीज है, इसमें कुछ समझने का है नहीं। मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ओपेरिन इन हेल्डेन ने, हॉट डाइल्यूट सूप ये टर्म किसने यूज की, हेल्डेन ने। जर्म थ्योरी पास्चर ने दी। बायोजेनेटिक लॉ अर्नेस्ट हैक्कल, मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, नाम पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है इस टाइप के खासकर। म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो डीवराइज ने। प्रिंसिपल ऑन पॉपुलेशन किसने दिया, थॉमस मैल्थस ने। प्रिंसिपल ऑन जियोलॉजी किसने, चार्ल्स लेल ने। अब देखो ऐसे नाम है पढ़ने में जीभ है ना मुड़ जाती है, लेल। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी डार्विन ने। एक्वायर्ड कैरेक्टर की इनहेरिटेंस की बात किसने की थी, लेमार्क ने। ये चीजें तो आगे आ जाएंगी, समझने वाली चीजें, इसकी टेंशन मत लो। ठीक है, अब कुछ साइंटिस्ट वाली बात कि भाई कौन से ने कौन से आइलैंड पे काम किया था। अल्फ्रेड वेलेस ने कौन से, मलाय
आर्कीपिलेगो डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड पे काम किया था। एक और लास्ट अपनी साइंटिस्ट वाली बात कि भाई एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन ये किसने प्रपोज की थी? अर्नेस्ट हैक्कल ने, ठीक है। और इसको डिसअप्रूव किसने कर लिया था? कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर ने इसने डिसअप्रूव इसको कर दिया था। तो ये तो हो गई भाई अपनी टोटल साइंटिस्ट वाली बात। ये साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट हैक्कल, कार्ल वॉन बेयर, ये साइंटिस्ट, ठीक है। कौन से आइलैंड पे किसने काम किया, ये साइंटिस्ट हो गए, और ये अपने सारे साइंटिस्ट हो गए। तो ये अपने पूरे चैप्टर के साइंटिस्ट हमने एक बार में ही यहाँ पर निपटा लिए हैं। दोस्तों अब आ जाते हैं कुछ समझने वाली चीजों पे। देखो जी, बिग बैंग थ्योरी देख रहे हैं। बिग बैंग का मतलब ही क्या है? ह्यूज एक्सप्लोजन, बहुत बड़ा धमाका हुआ। देखियो जी, ये एक मान लेते हैं बॉल थी, क्रिकेट बॉल थी, और इसी बॉल के अंदर पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स समाया हुआ था। तो सोच लो कितनी डेंस होगी ये। तो हुआ क्या, इसमें बहुत बड़ा धमाका हुआ। अब इस बॉल में धमाका हुआ तो ये एक्सपैंड 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 है ना, इसकी कोई लिमिट नहीं है, एक्सपैंड एक्सपैंड करती गई और करती ही जा रही है। तो यही एक्सपैंड करके इसने यूनिवर्स बना दिया, ठीक है। अब इसमें धमाका हुआ, ये एक्सपैंड करेगी। देखो यूनिवर्स एक्सपैंड किया तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर डिक्रीज होगा। फिर कौन सी देखो एनसीईआरटी के फ्लो में ही मैंने चीजें लिखी हुई हैं कि है ना H2 और हीलियम बनी। एनसीईआरटी के फ्लो में ही मैंने चीजें, फिर से वो ये इस चैप्टर में इसी तरीके की गड़बड़ी है, ये कहीं भी कुछ भी लिख दिया गया, ठीक है। अब सीधा यहां पे हम थोड़ा समझते हैं कि अर्थ को कौन कवर कर रहा था? मोल्टन मास, ऐसे कवर कर रहा था मोल्टन मास। अब इस मोल्टन मास में से क्या क्या निकल रहा था? वाटर वेपर्स निकल रहे थे, H2O वेपर्स निकल रहे थे, CH4 निकल रही थी, CO2 निकल रही थी, और अमोनिया निकल रही थी, ठीक है। अब इस H2O वेपर्स, वाटर वेपर्स पे यूवी लाइट, है ना, यूवी लाइट स्ट्राइक की। अब इस पे जैसे ही यूवी लाइट स्ट्राइक की तो ये वाटर वेपर, है ना, टूट गए, स्प्लिट हो गए। किसमें? जाहिर सी बात है इसमें क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाएगा। अब हाइड्रोजन का वजन हल्का है, लाइट है, तो ये ऊपर को एस्केप कर जाएगी। इधर बची ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन ने आगे जाके भाई हाइड्रोजन से बाइंड करके वाटर बना दिया, और कार्बन कुर्बन की चीजों से बाइंड करके इसने CO2 बना दिया, और इसी तरीके से है ना पानी की उत्पत्ति हुई, और वो सब है ना यहाँ पर दिखाया गया है। अब इसी को लैब में किसने परफॉर्म किया? मिलर्स एक्सपेरिमेंट, है ना। इसका डायग्राम आप एनसीईआरटी में देख लेना, या देख चुके होगे, आपको देखा ही होगा, ठीक है। तो मिलर ने क्या किया, ये चार चीजें थी ना, कौन सी, ये चार चीजें, 1 2 3 4, तो इन चार चीजों को देखो, यही चार चीजें हैं, इनको क्या है, इतना तगड़ा ये बिजली बनाई है मैंने, इतना तगड़ा बिजली का झटका दिया कि 800 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंचा दिया, और रिजल्ट में क्या पाया कि अमीनो एसिड्स बन गए हैं। अब देखो मुद्दा ये है कि अमीनो एसिड बन गए हैं, इससे साबित क्या होता है? देखो जी, इससे साबित ये होता है कि हम नॉर्मली क्या मानते थे कि अमीनो एसिड तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बनते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसी के अंदर तो अमीनो एसिड बनेंगे। पर मिलर ने क्या बोला, बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म के भी अमीनो एसिड जैसी चीज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बनती है वो इंडिपेंडेंटली बन सकती है अलग से। तो ये इंडिपेंडेंटली बन सकती है, तो जाहिर सी बात है यहीं से हम सोच सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंटली बनी, फिर आगे जाके चीजें जुड़ी होंगी, फिर कुछ जुड़ा, फिर कुछ जुड़ा, और लिविंग ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हुई। इससे ये साबित होता है। अब नेक्स्ट भाई खेल चलेगा तीन साइंटिस्ट के बीच, एक लेमार्क, एक ह्यूगो डिवराइज, और एक डार्विन, ठीक है। और ऐसी ऐसी चीजों से हम पीछा छुड़ाएंगे कि न्यू स्पीशीज कैसे बनती हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या है, अडेप्टिव रेडिएशन क्या है, जनरेशन टू जनरेशन जो चेंज आए हैं वो कैसे आए हैं, नेचुरल सिलेक्शन क्या है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या है। इन सब चीजों से हम बिल्कुल आसान तरीके से, देसी तरीके से पीछा छुड़ा लेंगे, ठीक है जी। पहले हम थोड़ी बात करने वाले हैं लेमार्क के बारे में। लेमार्क ने क्या बात की? लेमार्क ने बात की इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इसका मतलब क्या है? देखो, एक्वायर मतलब इस दुनिया में आके एक्वायर किए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान अच्छा क्रिकेटर बन जाता है तो उसका जो बच्चा होगा वो भी अच्छा क्रिकेटर होगा। अगर कोई इंसान इस दुनिया में आके अच्छा बॉडी बिल्डर बन जाता है तो उसका बच्चा भी बॉडी बिल्डर होगा। ये बात लेमार्क ने की, ठीक है। एक्वायर का मतलब क्या है? अंग्रेजी का शब्द समझो कि कोई इंसान पैदा हुआ, अब सचिन तेंदुलकर पैदा हुआ तो पैदा होने के साथ तो उसमें कोई क्रिकेट का टैलेंट नहीं था ना, उसने इस दुनिया में आके क्रिकेट की स्किल को एक्वायर किया, दुनिया में आके इस स्किल को एक्वायर किया। तो लेमार्क क्या बोल रहा है? दुनिया में आके जो
चीजें एक्वायर हो रही हैं वो आगे जनरेशन में पास आउट होंगी। बट ऐसा तो नहीं है, सचिन तेंदुलकर का बेटा उस जैसा अच्छा क्रिकेट नहीं खेलता, किसी बॉडी बिल्डर का बेटा थोड़ा पतला वीक है ना, कमजोर भी हो सकता है। तो ये थ्योरी है ना डिसअप्रूव बाद में हो गई थी। ठीक है जी, अब बात करते हैं ह्यूगो डी वराइज और डार्विन के बारे में। ठीक है, इन्होंने क्या खेल खेला, इन्होंने क्या किया, देखो जी इस एग्जाम्पल से समझते हैं, इससे आपका वो इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म और इंग्लैंड वाला जो एग्जाम्पल है ना, मोथ वाला है ना, वो भी कवर हो जाएगा। अब देखो जी यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखो ये जो पेड़ की स्टेम है ना, ये पूरी ब्लैक कलर की है। मैं पूरा ब्लैक कलर इसमें भर देता तो कुछ दिखाई ना देता है ना। ये मान के चलो ये स्टेम जो है पूरी ब्लैक कलर की है, और ये कोई उड़ने वाला कीड़ा है जिसके पंख पूरे लाल थे, फिर थोड़े से कम लाल हो गए, थोड़ा ब्लैक कलर आ गया उसके पंखों में, फिर और ज्यादा ब्लैक कलर आ गया, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा रेड बचा है, फिर पूरा उसके पंखों का कलर ब्लैक हो गया है। और ये क्यों हो रहा है, जाहिर सी बात है, अगर ये स्टेम ब्लैक कलर की है, ये ब्लैक कलर की है, तो ये इस स्टेम से अपने पंखों का कलर मैच करवाने की कोशिश कर रहा है। क्यों कि अगर मान लो ये कोई शिकारी आया, ये कोई शिकारी आया, अब इसको किसको देखने में आसानी होगी, जाहिर सी बात है ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, तो इसको ये कंट्रास्टिंग है ना देख नहीं पाएगा। और ये देखो ये ब्लैक है, ये रेड है, बिल्कुल अलग से दिख जाएगा और इसको ये खा लेगा। ठीक है, तो बेसिकली कीड़ा कर क्या रहा है, धीरे 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 वो शिकार से बचने की कोशिश कर रहा है कि यहां बिल्कुल रेड है, आसानी से दिख जाएगा, फिर थोड़ा थोड़ा ब्लैक हो गया, फिर और ज्यादा ब्लैक हो गया, यहां और कम दिखेगा, फिर यहां पूरा ही ब्लैक हो गया, शिकार को दिख ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने देसी भाषा में समझ लिया। अब थोड़ा साइंटिफिक तरीके से समझते हैं ताकि इन टर्म्स को हम अच्छे से समझ पाए। नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जनरेशन टू जनरेशन चेंज और न्यू स्पीशी कैसे बनती है। ठीक है, मान लेते हैं यहां पर भाई ये कीड़े 1000 थे, ये वाले लाल पंखों वाले 1000 थे। ठीक है, अब शिकारी आएगा और जल्दी से इनको खा जाएगा, पर कुछ कीड़े, इसमें से 20 कीड़े ऐसे थे जो खुद में चेंजेस चेंजेस लाए शिकार से बचने के लिए, और ऐसे पंख उन्होंने कर लिए 20 ने। तो 20 ने ऐसे कर लिए, मतलब कितने, 980, 980 को शिकार खा गया, मतलब 980 के 980 के कंपैरिजन में ये 20 क्या थे, है ना, सुपीरियर बन गए एक तरीके से। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इसी को बोलते हैं कि ये फिट माने गए, इसीलिए इनका सर्वाइवल हुआ, और इसी को नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। तो ये 20 बच गए भाई। अब 20 में भी देखो अटैक तो होने का खतरा है, तो इस 20 में से 10 10 ने अपने पंखों का रंग और काला कर लिया, मतलब 10 और शिकार हो गए, मतलब इस 20 में से ये 10 और ज्यादा है ना फिट माने गए, है ना, फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन फिर से देखने को मिला, है ना। अब ये नंबर मैं एग्जांपल बता रहा हूं, नहीं तो होता ये है, अब 20 बच गए, ये आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे, अपनी प्रोजेनी बनाएंगे, ये 10 बच गए, ये आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे, अपने बच्चे बनाएंगे, ऐसे होता है। पर हम एक देसी भाषा में समझ रहे हैं। ठीक है, अब इस 10 में से 5 फिर से मारे गए, और 5 ने खुद को और ज्यादा अडेप्ट कर लिया, अपने पंखों को बिल्कुल काला कर लिया। ठीक है, तो 5 मारे गए, फिर से वही कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि ये 5 खुद को बदलने में सक्षम हो पाए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और उसी को नेचर ने सेलेक्ट कर लिया, नेचुरल सिलेक्शन इसी को बोलते हैं। ठीक है जी, अब ये 5 काले पंखों वाले हो गए हैं, तो इसको शिकारी नहीं मार पा रहा है, तो ये अब रिप्रोडक्शन करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, अपना नंबर बढ़ाते जाएंगे और हजारों की संख्या में हो जाएंगे, और यही नई क्या बन जाएगी, यही नई स्पीशी बन जाएगी। तो नई स्पीशी बन के तैयार है। ठीक है, ये स्पीशी कैसे बनती है ये भी देख लिया, नेचुरल सिलेक्शन क्या है ये भी देख लिया, और अपना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी देख लिया। ठीक है, अब ह्यूगो डिवराइज और डार्विन ने क्या बोला, है ना, इनका क्या मतलब है। डार्विन बोलता है कि ये चेंजेस ऐसे धीरे 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 आता है, डायरेक्शनल चेंज होता है। ठीक है, डार्विन ने क्या बोला कि ये जो वेरिएशन आ रही है ना, लाल पंख से फिर थोड़े काले पंख, फिर थोड़े और काले पंख, फिर बिल्कुल काले पंख, ये धीरे 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 माइनर वेरिएशन है, धीरे धीरे इसमें आई, फिर धीरे धीरे इसमें, ये धीरे धीरे इसमें, पता नहीं कितनी जनरेशन, ये तो मैंने 4 दिखाई हैं, पता नहीं कितनी जनरेशन लगी होंगी इसको यहां तक पहुंचने में। ठीक है, स्मॉल है वेरिएशन, और डायरेक्शनल है। ठीक है, और ये चेंजेस स्लो है, पता नहीं कितनी जनरेशन लगी होगी। यहीं पर ह्यूगो डिवराइज ने क्या बोला, ह्यूगो डिवराइज ने क्या बोला कि डार्विन ने तो देखो ऐसे किया, ह्यूगो डिवराइज ने क्या बोला कि इससे सीधा ही ये बना दो, सीधा ही ये कि एकदम से ऐसा झटका लगा, एकदम से म्यूटेशन आई, रैंडम म्यूटेशन, डायरेक्शनलेस म्यूटेशन, कि सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, सिंगल स्टेप में ही एकदम से ही ऐसा चेंज आ गया, इसको सोल्टेशन वर्ड यूज किया।
ठीक है, देख पा रहे हैं आप डार्विन और ह्यूगो डीवराइज में क्या फर्क है। डार्विन ने क्या बोला, धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, स्लो चेंजेस आ रहे हैं, डायरेक्शनल चेंजेस आ रहे हैं। ह्यूगो डीवराइज ने एकदम झटके में ही इतनी बड़ी म्यूटेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, सॉल्टेशन, उसके लिए वर्ड यूज किया है ना। आप खुद ही बता दो कौन सी ज्यादा रियलिस्टिक लग रही है। जाहिर सी बात है डार्विन की ज्यादा रियलिस्टिक लग रही है। ठीक है जी, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब भाई नेक्स्ट हम देखने वाले हैं होमोलोगस ऑर्गन एंड एनालोगस ऑर्गन। इसकी बहुत प्यारी ट्रिक अभी बताऊंगा मैं आपको, पर समझ लो पहले होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं, जिनका ओरिजिन सेम होता है, फंक्शन सेम या डिफरेंट हो सकता है। एनालोगस में ओरिजिन डिफरेंट होता है, फंक्शन सेम होता है। इसकी अभी हम ट्रिक देखने वाले हैं। होमोलोगस एनालोगस के ये सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल हैं। आपको कोई निमोनिक्स याद करने की जरूरत नहीं है, एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं, आप खुद भाग भाग के बताओगे कौन किस में आएगा। तो ट्रिक क्या बोलती है, देखो होमोलोगस जो शब्द है ना, इसमें होमो का मतलब होता है सेम, सेम यानी सेम ही फाइलम के अंदर चीजों को खत्म कर देना है, एक ही फाइलम के अंदर चीजों को भस्म कर देना है। कैसे अप्लाई होगी ट्रिक अभी देखेंगे, पहले ये समझ लो। एनालोगस में एना का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट मतलब डिफरेंट डिफरेंट फाइलम के बीच में बात होगी। देखो कैसे अप्लाई करनी है ये ट्रिक, देखो आप खुद बताओगे ये होमोलोगस का एग्जांपल है या एनालोगस का, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। देखो हार्ट या ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स, ये किसका एग्जांपल है। देखो सिर्फ एक फाइलम के अंदर बात की गई हो तो होमोलोगस, और दो फाइलम दिख जाए तो एनालोगस। देखो वर्टिब्रेट सारे किस में आएंगे, कोर्डेटा फाइलम में आएंगे। कोर्डेटा के अलावा यहां कोई भी फाइलम नहीं है, सिर्फ एक ही फाइलम में बात की गई है, तो ये हो जाएगा क्या, अपना होमोलोगस का एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट पर्ची आ जाइए। एनसीईआरटी के एग्जांपल है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आपको ही जवाब देना है। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, फिर से वही, एक फाइलम है या दो फाइलम है। देखो बटरफ्लाई कौन से फाइलम से, अर्थ्रोपोडा, बर्ड्स कौन से फाइलम से, एव से है, तो दो फाइलम के बीच में बात हो रही है, दो फाइलम के बीच में, तो ये हो जाएगा एनालोगस का एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ लिया जाए, देखो एनसीईआरटी का एग्जांपल है फोर लिम्स इन मैमल्स। अब मैमल्स यानी कोर्डेटा फाइलम के अंदर बात हो रही है, कोर्डेटा के अलावा तो कोई भी फाइलम नहीं दिखाई दे रहा, तो एक ही फाइलम के अंदर बात हो रही है, सिर्फ कोर्डेटा, तो ये हो जाएगा क्या, होमोलोगस हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो भाई, आई ऑफ, अबे यार पर्चियां दुखी कर दिया मेरे को, ब्ला। अब नेक्स्ट देखो, आपको खुद जवाब देना, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है, और जाके चेक कर लेना, पूरी एनसीईआरटी आपकी याद हो रही है इससे, ठीक है। आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, फिर से देख लो फाइलम कितने हैं, ऑक्टोपस कौन से फाइलम का, मोलस्का एक फाइलम ये हो गया, मैमल्स कौन से, कोर्डेटा फाइलम के, तो एक अलग फाइलम एक अलग फाइलम, दो फाइलम के बीच में बात हो रही है, तो ये हो जाएगा एनालोगस हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये प्लांट का एग्जांपल, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, थॉर्न्स या टेंड्रिल्स ऑफ बोगनविलिया एंड कुकुरबिटा। इसको भी सेम पैटर्न से सॉल्व करेंगे कि दोनों ही बोगनविलिया हो या कुकुरबिटा हो, दोनों ही एंजियोस्पर्म में आ रहे हैं, तो एंजियोस्पर्म के अंदर ही बात हो रही है, तो ये कुछ रिलेटेबल हो गया कि फाइलम के अंदर ही बात हो रही है, तो ये होमोलोगस जैसा दिखाई दे रहा है कि दोनों ही एंजियोस्पर्म है। अब नेक्स्ट देखो, एनसीईआरटी का लास्ट एग्जांपल है फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स। पेंगुइन किसमें, कोर्डेटा फाइलम में आएंगे, डॉल्फिन किसमें, कोर्डेटा फाइलम में, तो कोर्डेटा सेम ही फाइलम के अंदर बात हो रही है, तो ये हो जाएगा होमोलोगस, और ये हो जाएगी आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। याद रखना, जहां भी पेंगुइन दिख जाए, अभी अभी लेटेस्ट आपने वीडियो देखी होगी कि पेंगुइन हमेशा अलग बिहेव करता है, वो दुनिया के हिसाब से नहीं ना, बेचारा अलग ही पैदल पैदल निकल गया था, तो पेंगुइन जहां दिख जाए वहां अलग बिहेव करना है, वो एक्सेप्शन है, तो ये लगेगा होमोलोगस पेंगुइन और डॉल्फिन वाला, पर असल में ये एनालोगस होता है। मेरे प्यारे दोस्त, 1000 बार बोल चुका हूं तेरे को, और आज फिर से बोल रहा हूं, चीजों को रटने से पहले उनका नाम पढ़ लिया कर। अडेप्टिव रेडिएशन, अडेप्टिव मतलब कोई चीज अडेप्ट हो रही है, और रेडिएशन क्या होता है, देखो ये अगर हमारा सूरज है तो सूरज की किरणें ऐसे रेडिएट कर रही हैं, बस ये पढ़ना है अपने को। चलो देखते हैं। देखो जी, मान लेते हैं ये बहुत बड़ा एक ज्योग्राफिकल एरिया था, ये बहुत बड़ा एक ज्योग्राफिकल एरिया था, और यहां पर किसी जानवर की एक स्पीशी रहती थी जिसका नाम है ए। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई शेर है या कुत्ता है, कुछ भी, कुत्ते का एग्जांपल ले लेते हैं, तो ए नाम के कुत्ते की स्पीशी रहती थी, जिनकी संख्या मान लेते हैं यहां पर 1000 कुत्ते रहते थे ए स्पीशी के। अब क्या हुआ, इस पूरे एरिया में आए चेंजेस, मान लेते हैं चेंजेस कैसे आए, यहां पर भाई पानी 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 वाला इलाका बन गया, पानी के पास वाला, ठीक है, यहां पर कोई जंगल जैसा इलाका बन गया, है ना, यहां पर कोई पहाड़ वाला इलाका बन गया, यहां पर कोई रेत वाला इलाका बन गया, यहां पर कोई बर्फ वाला इलाका बन गया, यहां पर कुछ भी हो सकता है, यहां पर कोई इलाका बन गया, यहां पर कोई इलाका बन गया, यहां पर कोई इलाका बन गया। अब पूरा एरिया ही अगर बट चुका है तो इन कुत्तों को कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहां से 100 कुत्ते इस एरिया में चले गए, ठीक है, 100 कुत्ते यहां चले गए, 100 कुत्ते यहां चले गए, 100 यहां,
अब देखो इन 100 कुत्तों के लिए ये एनवायरनमेंट एक नया एनवायरनमेंट है, इनके लिए भी नया एनवायरनमेंट है, इनके लिए भी नया, सबके लिए क्या है, ये नया एनवायरनमेंट है। तो नए एनवायरनमेंट में एकदम से वो गए हैं तो सारे तो सरवाइव कर नहीं पाएंगे। फॉर एग्जांपल 95 जो है सरवाइव नहीं कर पाए, सिर्फ 5 कुत्ते ही बच गए। सेम यहां पर मान लेते हैं 5 बच गए, बाकी सारे मर गए, यहां पे भी 5 बच गए, यहां पे भी 5 गए, 5 बच गए, बाकी सारे मर गए। तो ये जो 5 कुत्ते बच गए हैं, क्या हम बोल सकते हैं ये 5 कुत्ते बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा फिटेस्ट थे? इसी को बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसी को बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, अब ये 5 कुत्ते बच गए तो ये आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे, तो रिप्रोडक्शन करके इनके जो बच्चे आएंगे उनमें यहां रहने की क्वालिटी ज्यादा बेटर होगी। ठीक है, फिर वो आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे, फिर उनके बच्चे जो आएंगे उनकी इस नई जगह पे रहने की क्वालिटी ज्यादा बेटर, फिर और बेटर, फिर और बेटर, तो धीरे धीरे यहां पर एक नई स्पीशी ही बन जाएगी जो इस एरिया में रहने के काबिल होगी। सेम यहां पे नई स्पीशी बन जाएगी, यहां नई स्पीशी, 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 यहां नई स्पीशी बन जाएगी जो इन 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 अलग अलग एरिया में रहने के काबिल हो जाएंगी। तो अब देखो शब्द कहां से आए, देखो इन 5 कुत्तों ने यहां पर रहना अडेप्ट कर लिया है, इस स्पीशी ने यहां पर रहना अडेप्ट कर लिया है, तो इसीलिए अडेप्टिव वर्ड आ गया। और रेडिएशन देखो, इसको ध्यान से देख लो, ये कुछ ऐसा ही आपको दिखाई दे रहा है रेडिएट होता हुआ। अब देखो एक शब्द आपको मिलेगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, वो भी इसी से समझेंगे। देखो जी, ये एक ज्योग्राफिकल एरिया था, यहां पर कोई स्पीशी थी ए, अब जाहिर सी बात है एक स्पीशी थोड़ी होगी, कोई और भी हो सकती है, बी स्पीशी भी हो सकती है। ठीक है, फिर वो ये कि ज्योग्राफिकल एरिया बट गया, फॉर एग्जांपल ऐसे बांट देते हैं कि ज्योग्राफिकल एरिया बट गया भाई, ऐसे ऐसे ज्योग्राफिकल एरिया बट गया। ठीक है, अब हुआ क्या, वही अडेप्टिव रेडिएशन कर देते हैं ऐसे ऐसे कि इसके कुछ जानवर यहां चले गए, कुछ यहां चले गए, कुछ यहां चले गए, सेम इसके कुछ यहां, कुछ यहां, कुछ यहां, कुछ यहां। ठीक है, तो यहां पर देखो इस जगह पर बी का भी आया है और ए का भी आया है, तो एक जगह पर रह रहे हैं तो इनकी आदतें सिमिलर हो जाएंगी, वहां पर रहने के लिए दोनों है ना, अडेप्टिव होने के लिए दोनों सिमिलर चीजें दिखाई देंगी और सेम सेम से वो दिखने लगेंगे, इसी को कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। अब देखिए अडेप्टिव रेडिएशंस के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, डार्विन फिंचेस, प्लेसेंटल मैमल्स, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। और जो हमने कन्वर्जेंट इवोल्यूशन देखा था ना, ये दोनों आपस में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं, ये उसका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कुछ एनसीईआरटी का निचोड़ जैसा मामला है कि जो भी छुपी हुई लाइनें हैं जो याद करने वाली हैं वो मैंने निकाल के रख दी हैं। ठीक है, तो सीलोकैंथ जो फिश थी, सोची जा रही थी वो सालों पहले एक्सटिंक्ट हो चुकी है, बट वो साउथ अफ्रीका में 1938 में मिली, तो ये बड़ी हाँ अद्भुत बात थी। ट्राइनोसोरस ये बिगेस्ट डायनासोर है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और इसकी हाइट 20 फुट तक हो सकती थी। ठीक है, फर्स्ट मैमल कैसे थे, वर श्रू लाइक, साउथ अमेरिकन एनिमल्स ओवर रिडन बाई नॉर्थ अमेरिकन एनिमल्स। फिर से वही है भाई, ये एनसीईआरटी की लाइंस हैं, ये कहीं भी कैसे भी आ सकती हैं, है ना, क्वेश्चन बन के। पाउच्ड मैमल जो ऑस्ट्रेलिया के थे वो किस लिए सरवाइव कर पाए, वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से, कि वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुई और वो अलग हो गए, अलग हो गए मतलब उनका शिकार करने वाला कोई बचा ही नहीं, तो वो सरवाइव कर पाए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, देखो जी ये होते हैं एरा, ये पीरियड्स। वैसे तो इससे क्वेश्चन बनने के बहुत कम चांसेस बनते हैं, पर फिर भी थोड़ा सा अगर आइडिया ले लिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। देखो जी पहले इरा को याद करते हैं, इरा कैसे हैं कि सबसे पुराने वाले ये थे, फिर उससे अगला टाइम ये आया, फिर सबसे नया टाइम ये वाला है ना। तो कैसे याद करेंगे, देखो P4 सबसे पुराने वाला, तो पुराने वाला पैलेजोइक इरा सबसे पुराना हो जाएगा। ठीक है, फिर M4 जो मीजो मतलब मिडल में बीच में आ रहा है, तो मीजो वाला बीच में हो गया, मीडियम वाला हो गया, और सबसे है ना नया वाला, तो ऐसे भी याद करना सिनेमा, सिनेमा नए जमाने में आया है ना, पुराने जमाने में तो था नहीं, तो सिनेमा सीनो, इससे ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कैसे आइडिया लगाएंगे, देखो जी यहां से थोड़ा ऐसे याद रखा लेना, सबसे पुराना जीवन कहां था, समुंदर से ही जीवन निकला है। ठीक है, समुंदर से ही जीवन निकला है, तो समुंदर देव, समुंदर देव, थोड़ा यहां से आइडिया लगा सकते हैं, तो समुंदर देव साल्यूरियन डेवलिन यहां से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, यहां पर ही देखो ट्रायसिक के साथ ही जुरासिक होगा, नाम से ही क्लियर हो रहा है, थोड़ा क्रिटेशियस इसके साथ है, ये याद रख लेना। और इसको याद कैसे रखेंगे, देखो मिडिल क्लास जो लोग होते हैं, एम से मिडिल क्लास है ना, मीजो मिडल में आ रहा है, तो मिडिल क्लास लोगों का सपना क्या होता है, क्रेटा खरीद लें, है ना, मिडिल क्लास लोगों की ड्रीम कार है क्रेटा, ऐसे याद रख लेना। क्रिटेशियस, जुरासिक, ट्रायसिक ये साथ में आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो
आपका कहीं सीन सीनोजोइक सीन आपका कहीं सीन क्रिएट हो गया, सीन क्रिएट हो गया मतलब अपने नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं लड़ाई हो गई या सीन क्रिएट हो गया, सीन क्रिएट हो गया मतलब 3-4 बंदों को आप फोन करके बुलाओगे, सीन क्रिएट हो गया है ना। टर्शरी क्वाटरनरी, टर्शरी मतलब 3 और क्वाटरनरी मतलब 4 होता है, तो 3-4 बंदों का फोन करके बुलाओगे। ये भाई थोड़ा है ना, हाँ, अगर हेल्प मिल पाए थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया ले लेना, बाकी इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस कम ही बनते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, अरे भाई पर्चियां आ जाओ, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, देखिए जी, अगर कोई पॉपुलेशन है और उसमें इवोल्यूशन नहीं हो रहा है तो उसमें जनरेशन टू जनरेशन जो अलील की फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगी। देखो जाहिर सी बात है, इवोल्यूशन ही नहीं हो रहा है मतलब कोई वेरिएशंस बदलाव आ ही नहीं रहे हैं, कोई बदलाव आ ही नहीं रहे हैं मतलब नई स्पीशीज वो सब नहीं बन रही हैं, तो अलील की फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेगी, कोई बदलाव जनरेशन से जनरेशन उनमें भी देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर जीन माइग्रेशन हो जाए, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, नेचुरल सिलेक्शन हो जाए, जेनेटिक रिकम्बिनेशन हो जाए, बेसिकली ये सारी चीजें किस तरफ इशारा कर रही हैं कि नई स्पीशीज बन जाए, इवोल्यूशन हो जाए, है ना। इवोल्यूशन बेसिकली अगर हो जाए तो ये फ्रीक्वेंसी में बदलाव देखने को मिलता है, और इन्हीं चीजों को हम क्या बोल देते हैं अंग्रेजी भाषा में कि ये वो फैक्टर हैं जो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को अफेक्ट करते हैं। ठीक है जी, एवोल्यूशन नहीं हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी अलील की सेम रहेगी, अगर एवोल्यूशन हो गया मतलब ये सब चीजें अगर हो रही हैं तो ये फ्रीक्वेंसी में चेंज नजर आएगा, जाहिर सी बात है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल अफेक्ट हो जाएगा। अब देखो जी, ये एनसीईआरटी में कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, है ना, इसमें मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको कैसे समझना है और कैसे इसको याद करना है। देखिए जी, यहां से ये 3 चीजें निकली हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती हैं। पहली पॉसिबिलिटी स्टेबलाइजिंग, स्टेबलाइजिंग मतलब बीच में देखो मैक्सिमम है, बीच में मैक्सिमम, बीच में स्टेबल हो रही हैं चीजें। डायरेक्शनल मतलब चीजें एक डायरेक्शन में, जो पीक है वो एक डायरेक्शन में निकल गई है, देखो ये एक डायरेक्शन में निकल गई। डिसरप्टिव, डिसरप्ट हो गई है, देखो बीच में गड्ढा हो गया है और दोनों साइड में पीक दिखाई दे रही है। इसको कैसे याद करना है उसके लिए मैं आपको एग्जांपल बताने जा रहा हूं। देखो जी, कोई कम वजन के बच्चे हैं वो भी सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, ज्यादा वजन के बच्चे हैं, मोटे बच्चे, वो भी सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो मीडियम जिन बच्चों का वेट है वो सरवाइव कर पा रहे हैं, इसको आप ऐसे समझ लो, है ना। मीडियम वेट वाले बच्चे सरवाइव, कम वाले कमजोर हैं और ज्यादा वेट वाले भी बीमार हैं, वो भी सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। डायरेक्शनल वाले को कैसे समझना है, देखो जी ये एग्जाम्पल याद करो, देखो जो बिल्कुल रेड वाले थे वो भी नहीं बच पा रहे हैं, थोड़े थोड़े रेड हैं वो भी नहीं बच पा रहे हैं, इसमें भी थोड़ा थोड़ा रेड है ये भी नहीं बच पा रहे हैं, तो जो बिल्कुल वन डायरेक्शन, बिल्कुल ब्लैक हो गए हैं, बिल्कुल एक अलग डायरेक्शन में चले गए हैं, वो सिर्फ बच पा रहे हैं, ये वन डायरेक्शनल हो गया। ठीक है जी, और 2 पीक बन रही है, बीच में खाली हो गया, इसका मतलब क्या है, देखो मिडल वाले नहीं बच पा रहे हैं, इसका मतलब ये है, देखो किसी, इसको समझते हैं डायग्राम से, देखो किसी पक्षी की चोंच बिल्कुल छोटी है इतनी, किसी पक्षी की चोंच मीडियम साइज की है, किसी पक्षी की चोंच इतनी बड़ी है, चोंच को थोड़ा चोंच जैसा दिखा देते हैं, ये इसकी चोंच है, ये इसकी चोंच है, ये इसकी चोंच है। ठीक है जी, अब जो छोटे वाला है वो तो छोटे छोटे सीड्स को खा लेगा, ठीक है, छोटे छोटे सीड्स को खा लेगा, और जो हार्ड सीड हैं, बड़े बड़े हैं, हार्ड हैं, उनको ये बड़ी चोंच वाला खा लेगा। जो मीडियम वाले हैं वो ना इसके लिए सूटेबल हो पा रहे हैं ना इसके लिए सूटेबल हो पा रहे हैं, तो इनकी संख्या कम हो जाएगी और ये यहाँ पर आपको साइड में पीक दिखाई देगी, ये इसका मतलब था। अब दोस्तों इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ मैन, पर अब दोस्तों इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ मैन, जिसको पर्चियों की बजाय हम यहाँ पे पढ़ेंगे टैब पे। ठीक है जी, देखो इस फ्लो की ट्रिक मेरे ख्याल सबको ही पता होगी, सबने अपनी अपनी ट्रिक बनाई होती है, नहीं तो कहीं ना कहीं से सबको पता ही होगी, तो मैं इसमें फालतू की ट्रिक नहीं बता रहा। ठीक है जी, ये फ्लो सबको पता ही होता है, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, एस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस में, जावा मैन, पैकिंग, हिडेलबर्ग, फिर होमो सेपियंस में, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन, मॉडर्न मैन। ठीक है जी, ये फ्लो हर हाल में आपको याद होना ही चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो एनसीईआरटी की लाइंस हैं, जैसे ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस के बारे में है, वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी, ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। ब्रेन कैपेसिटी अगर सारों की याद ना हो पाए तो मॉडर्न मैन की जरूर याद होनी चाहिए, 1450 सीसी, और इन सब में सबसे ज्यादा किसकी है, तो मॉडर्न मैन मत कर देना भाई, क्रो-मैग्नन की सबसे ज्यादा है 1650। आप सोचोगे मॉडर्न मैन का दिमाग सबसे ज्यादा, तो उसको आप सबसे, अबे यार हट जाना तू, तो उसको आप सबसे ज्यादा कर दोगे, तो क्रो-मैग्नन की सबसे ज्यादा होती है। ठीक है जी, ये बात भी यहां होगी।
अब ये चीजें भी एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, तो ये भी अपने को याद होनी चाहिए कि रामापिथेकस जो थे वो वाज मोर मैन लाइक, ड्रायोपिथेकस मोर एप लाइक। इसको कैसे देखो, राम किसका नाम होता है, राम किसी राम श्याम घनश्याम है ना, इंसानों का ही नाम होता है, तो ये मोर मैन लाइक थे, ड्रायोपिथेकस हो जाएंगे मोर एप लाइक। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस हंटेड विद स्टोन, हंटेड विद स्टोन, इसको थोड़ा ऐसे याद रख लेना। ऑस्ट्रेलिया की टीम जो होती थी क्रिकेट की, बहुत पावरफुल टीम होती थी, इतने खतरनाक बॉलर होते थे, ब्रेटली जैसे है ना, इतनी तेज बॉल फेंकते थे, ऐसा लगता था कि पत्थर आके लग रहे हैं। ठीक है, मैकग्राथ होता था, ब्रेटली होता था, ऐसा लगता था बॉल फेंक रहे हैं कि पत्थर मार रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया स्टोन ये अपने को याद हो जाएगा। होमो हैबिलिस फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग, देखो इसमें एच आ रहा है, इसमें एच आ रहा है, बहुत सारा एच आ रहा है, बहुत सारा एच का मतलब है ह्यूमन को डिनोट कर रहे हैं, फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग। लास्ट है नियंडरथल, बरीड दियर डेड, मतलब उनका कोई साथी मर जाता था तो उसको वो जमीन में दबाने लग गए थे, गाड़ने लग गए थे। इसको कैसे याद करें, देखो जी, बरीड दियर डेड है ना, मुर्दे को गाड़ रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा कोई हॉरर मूवी चल रही है, भूत वाली मूवी चल रही है, तो है ना बरीड दियर डेड, तो आपको भूत वाली मूवी से डर लगना चाहिए, आपको डर लगने लग जाएगा। ठीक है, ये यहां से याद हो जाएगा। नेक्स्ट भाई, ये स्कल कंपैरिजन किया गया है कि देखो इसमें बेसिकली बताया क्या गया है, ये चिंपांजी का बच्चा है, चिंपैंजी का बच्चा है, ये अडल्ट चिंपैंजी है और ये अडल्ट ह्यूमन बीइंग है। तो इसमें बताया क्या गया है कि चिंपैंजी के बच्चे का जो स्कल है ना, वो इसकी बजाय इससे ज्यादा सिमिलर हो रहा है, ये बात बताया गया है। मोर लाइक अडल्ट मॉडर्न ह्यूमन बीइंग देन अडल्ट चिंपैंजी, ये बात। ठीक है जी, तो चैप्टर अपना होता है समाप्त। जो चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। देखो एक बात मैं पहले ही बता दूं, ये चैप्टर जो है ना बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है। अगर आपको इस चैप्टर को पूरा डिटेल में पढ़ना है ना, तो यूट्यूब पर ही बहुत तगड़े तगड़े टीचर्स के बहुत अच्छे लेक्चर्स मिल जाएंगे। विपिन सर के लेक्चर्स होंगे, तरुण सर के होंगे, रुपेश सर के होंगे। तो अगर आपको 0 से 100 तक जाना है इस चैप्टर में, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप वो लेक्चर देखिए, वो बहुत अच्छे लेक्चर हैं। इस लेक्चर में मैं आपको 0 से 100 तक है ना, सुपर फास्ट तरीका चल रहा है क्योंकि भाई टाइम कम बचा है, तो 0 से 100 में नहीं ले जा पाऊंगा, 0 से 85 तक आपको ले जाऊंगा, ये मैं बोल रहा हूं, पहले ही मैंने क्लियर कर दिया है। तो भाई बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। और ये नोट्स पूरे तरीके से हैंड रिटन है, जिसको भी चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा और कमेंट भी पिन करवा दूंगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम पूरे चैप्टर के साइंटिस्ट देख लेते हैं। देखो जेनेटिक्स जो टर्म थी वो किसने दी थी, डब्ल्यू वेटसन ने दी थी। फादर ऑफ जेनेटिक्स इसको बोला जाता है, मेंडल को बोला जाता है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स इसको मॉर्गन को बोला जाता है, और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स इसको डब्ल्यू वेटसन को बोला जाता है। पुनेट स्क्वायर किसने किया था, नाम में ही आ गया, आरसी पुनेट ने दिया था। ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने, सट्टन एंड बोवेरी ने दी थी। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क किसने, डीवराई शेमार्क कोरेंस ने। टर्म लिंकेज किसने दी थी, टीएच मॉर्गन ने। नेम एक्स बॉडी किसने दिया था, हैंकिंग ने। नेक्स्ट भाई डेफिनेशन देख लेते हैं जेनेटिक्स की, तो स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, यही जेनेटिक्स होती है। अब हेरिडिटी क्या होती है, हेरिडिटी है खानदानी, है ना, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, खानदानी जो चलते आ रहे हैं हिंदी में बोले तो। ठीक है, वेरिएशन क्या होती है कि नई नई जनरेशन में जो डिफरेंस आ रहा है, जो वेरिएशन आ रही है, उसी को वेरिएशन बोलते हैं। फिनोटाइप क्या है, किसी ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल अपीयरेंस को फिनोटाइप बोलते हैं, और उस ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक अपीयरेंस को जीनोटाइप बोला जाता है। मेंडल ने कौन से सालों में काम किया था, ये नीट में पहले क्वेश्चन आया भी हुआ है, 1856 से 1863, 1856 टू 1863। ठीक है, अब मेंडल ने किस पौधे पे काम किया था, सबको पता है, मटर के पौधे पे, पी पे काम किया था। और मेंडल ने कैसे कैसे क्या स्टडी किया था, कौन से कैरेक्टर्स, स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पोड शेप, पोड कलर, सीड शेप, सीड कलर। ठीक है, स्टेम का एक है, फ्लावर के दो हैं, पोड के दो हैं, सीड के दो हैं, और ये इनके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिखे हुए हैं, ये वाले डोमिनेंट है, ये वाले रिसेसिव है। टॉल, ड्वार्फ, फ्लावर कलर वायलेट वाइट, फ्लावर पोजीशन एक्सियल टर्मिनल, पोड शेप इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड, पोड कलर ग्रीन येलो, सीड शेप राउंड रिंकल्ड, सीड कलर येलो ग्रीन। और ये भाई अपना एनसीईआरटी का डायग्राम आ गया, यही चीजें यहां पर लिखी गई हैं। ठीक है, अब देखो मेंडल की सक्सेस का कारण क्या था,
कारण क्या था वो यहां पर लिखे गए हैं। तो मेंडल एक समय पे 1 से 2 कैरेक्टर की स्टडी करता था, स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड होता था, मतलब क्या है, ज्यादातर काम मैथमेटिकल चलता था तो ज्यादा एक्यूरेसी आ जाती थी। और उसने पी प्लांट का, मटर के पौधे का सिलेक्शन किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। ये उसकी सक्सेस का बहुत बड़ा कारण बन गया। क्यों? क्योंकि पी प्लांट में एक तो सेल्फ पॉलिनेशन अवेलेबल है, मल्टीपल ट्रेट्स है कि जिन पे स्टडी किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, जितने ज्यादा अच्छे ट्रेट होंगे, है ना, मल्टीपल ट्रेट होंगे, उतना ज्यादा एक्यूरेसी की तरफ चीजें जाएंगी। ठीक है, शॉर्ट लाइफ साइकिल है। अब उसने एक पौधे पे एक्सपेरिमेंट किया, अब उसकी लाइफ साइकिल ही 2 साल की है, तो उसको रिजल्ट के लिए 2 साल वेट करना पड़ेगा। शॉर्ट लाइफ साइकिल है तो जल्दी जल्दी जो भी एक्सपेरिमेंट करता जा रहा है, जल्दी जल्दी उसके रिजल्ट मिलता जा रहे हैं, जल्दी जल्दी उसका, है ना, एक्सपेरिमेंट आगे आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब देखो मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, ये किसको बोलते हैं? देखो ये है अपना हेट्रोजाइगस। अगर ऐसा होता कंडीशन, ये अपना हो जाता होमोजाइगस, ये भी कैसा होता होमोजाइगस, और ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन को ही काउंट कर रहे हैं, उसी को मोनोहाइब्रिड बोल दिया। ये मोनोहाइब्रिड बोल गया। यहां पे कितने 2 हेट्रोजाइगस आ गए तो डाई हाइब्रिड हो गया। यहां पे 3 हेट्रोजाइगस आ गए, ये ट्राई हाइब्रिड हो गया। अब हम मेंडल के लॉज पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लॉ ऑफ डोमिनेंस देखेंगे। नाम से ही पता लग रहा है डोमिनेंस मतलब है किसी ने डोमिनेट कर दिया। ठीक है, अब देखो ये दोनों आपस में प्रेजेंट है। ठीक है, पेयर में होते हैं, वो सब तो बेसिक बातें, अलील हैं, पेयर में होते हैं वो सब। ठीक है, अब ये दोनों आपस में प्रेजेंट है पेयर में। अब जो इनमें से खुद को एक्सप्रेस कर देगा वो डोमिनेट कर जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं ये वाला, है ना, जनरली माना जाता है कैपिटल वाला ये है डोमिनेंट है अपना। ठीक है, तो इसने खुद को एक्सप्रेस कर दिया और ये रिसेसिव रह गया, तो इसको क्या बोल देंगे हम? डोमिनेंट अलील। और ये क्या हो जाएगा? अपना रिसेसिव अलील। इसकी एक्सेप्शन क्या है? इनकंप्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। ठीक है, अबे कहां गया? ठीक है, इनकंप्लीट डोमिनेंस में नाम से ही पता लग रहा है कि इनकंप्लीट मतलब कंप्लीटली कोई डोमिनेट नहीं कर पाया है। ठीक है, अब देखो ये था कैपिटल आर रेड। ठीक है, स्मॉल आर व्हाइट था। तो इसमें दिखना क्या चाहिए था? कैपिटल वाला डोमिनेंट होता है तो रेड कलर इसका दिखना चाहिए था, पर ना तो रेड आ पाया ना व्हाइट आ पाया। तो क्या हो गया? पिंक आ गया, कोई अलग ही कलर आ गया। मतलब ना तो ये डोमिनेट कर पाया ना तो ये डोमिनेट कर पाया। और इसका एग्जांपल क्या है? मिराबिलिस जलापा फोरोक्लांग, जिसको प्लांट भी बोलते हैं, एंटेरिनम मेजर, जिसको स्नैप ड्रैगन भी बोला जाता है। दूसरा एग्जांपल है को डोमिनेंस। को मतलब साथ में, को मतलब साथ में। देखो ये रेड था ये ब्लू था, होना क्या चाहिए था रिजल्ट में? या तो रेड दिखाई दे या ब्लू दिखाई दे, बट ये तो भाई आधा रेड आधा ब्लू, है ना, दोनों ही साथ में दिख रहे हैं, तो इसको कोडोमिनेंस बोल दिया जाता है। बोथ द कैरेक्टर्स आर एक्सप्रेस्ड इक्वली, है ना। इसके एग्जांपल क्या है? ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, कोट कलर इन अ कैटल। नेक्स्ट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है? कि अलील्स किसी तरह की ब्लेंडिंग नहीं शो करेंगे और इसकी कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्या बोलता है? डाई हाइब्रिड से देखते हैं। देखो ये क्या बोलता है कि ये दोनों आपस में कैसे सेग्रीगेट होंगे और ये दोनों आपस में कैसे सेग्रीगेट होंगे। इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये अलग कहानी है ये अलग कहानी है। ये बोलता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इस लॉ की एक एक्सेप्शन होती है, क्या? लिंकेज, है ना। क्या? लिंकेज। वो मैं यहीं पर बता देता हूं ताकि बाद में अपने को, है ना, इसी के साथ समझ में आ जाए। तो लिंकेज को किसने डिस्कवर किया था? मॉर्गन ने। किसमें? ड्रोसोफिला में। ठीक है, तो ये है फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन और क्रोमोसोम। देखो नॉर्मली इस कंडीशन में क्या होता, जो हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ रहे थे वो क्या होता? देखो ये है ए बी बी है ना। होता क्या? ये अलग चला गया कैपिटल ए, ये स्मॉल ए चला गया, ये बी और ये स्मॉल बी, तो अपने पास कितने गमीट बन गए? 4 गमीट अपने पास बनके तैयार हो जाते। और लिंकेज में होता क्या है? मान लेते हैं ये वाला ए इसके साथ लिंक कर गया। अब इसके साथ लिंक कर गया मतलब ये इससे अलग नहीं हो सकता, तो 2 ही टाइप के गमीट बनेंगे। ये तो इसके साथ चिपका ही रहेगा, तो दूसरा यही बच गया। तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ गमीट कम हो गए तो वेरिएशन भी कम हो जाएगी, है ना। वही बातें लिखी गई हैं कि लिंकेज जितनी ज्यादा होगी वेरिएशन उतनी कम होगी, क्रॉसिंग ओवर उतना कम होगा, और डिस्टेंस 2 जीन के बीच जितना ज्यादा होगा लिंकेज उतनी कम होगी। जाहिर सी बात है 2 चीजें आपस में पास हैं तो जल्दी से चिपक जाएंगी, 2 चीजें दूर हैं तो बहुत मुश्किल से चिपक पाएंगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आ जाता है नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप बताओ, तो n को पकड़ लेना कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अगर 2n = 14 है तो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप कितने होंगे? n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 7 आ जाएगी। और ये भाई अपने सेक्स लिंकेज के एग्जांपल है कि एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया होगा, कलर ब्लाइंडनेस होगी, आई कलर इन ड्रोसोफिला।
अब देखो नेक्स्ट मल्टीपल एलील। देखो नॉर्मली क्या होता है, एक जीन की ऑल्टरनेटिव फॉर्म होती है, दो होती हैं, जिसको हम एलील बोलते हैं, ठीक है। पर यहां पे क्या है, मल्टीपल मतलब ज्यादा, मतलब दो से ज्यादा ऑल्टरनेटिव फॉर्म हो जाए एक जीन की, उसको मल्टीपल एलील बोल दिया जाता है। दे आर लोकेटेड ऑन, कहां लोकेटेड होते हैं, सेम लोकस ऑफ क्रोमोसोम। और इसका एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, जिसमें 3 एलील आपको दिखाई देंगे, IA, IB और ये स्मॉल आई। नेक्स्ट है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉली मतलब ज्यादा, जीन मतलब देखो नॉर्मली क्या है, एक कैरेक्टर को एक जीन कंट्रोल कर रहा है, बट पॉली मतलब ज्यादा, जेनिक मतलब जीन मतलब एक से ज्यादा जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करे, वो हो गई पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जिसके एग्जांपल है ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन वेट, ह्यूमन आई कलर। अब प्लियोट्रोपिक जीन क्या होता है, देखो इसका ठीक उल्टा कर दो। यहां पे क्या था, एक से ज्यादा जीन थे, एक कैरेक्टर था। यहां पे क्या होगा, कैरेक्टर एक से ज्यादा आ जाएंगे और एक जीन विच कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर। एग्जांपल है फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया। अब टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, इसकी ट्रिक मैं आपको बताता हूं। देखो टीआरपी बोलते हैं ना, कपिल शर्मा शो की टीआरपी बहुत हाई चल रही है, तो टी मतलब टेस्ट, आर मतलब रिसेसिव और पी मतलब पेरेंट, तो टीआरपी, तो टेस्ट क्रॉस रिसेसिव पेरेंट में आता है और बैक क्रॉस उसके उल्टा डोमिनेंट पेरेंट में हो जाएगा। अब हमारा टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो 3 टाइप की होगी भाई, अपनी ह्यूमन वाली हो गई, XX फीमेल होगी होमोजाइगस, और हेट्रोजाइगस XY मेल हो जाएगा। ग्रास ओपर में कैसी होगी, XX फीमेल है और X0 मतलब यहां पर क्रोमोसोम ही नहीं है, तो ये मेल हो जाएगा। बर्ड्स में क्या होगा, होमोजाइगस मेल हो जाएगा। यहां मजे की बात है, ह्यूमंस में क्या होता है, होमोजाइगस फीमेल है, यहां होमोजाइगस मेल हो जाएगा ZZ, और ZW फीमेल हो जाएगी, ये बर्ड्स की है। अब एक बहुत ही प्यारा टॉपिक आता है हनी बी के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन। देखो ये हनी बी का ओवम था, ओवम कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। अब दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो इस ओवम को मेल गैमीट मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। मेल गैमीट अगर नहीं मिला तो मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, तो अगर इस ओवम की फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो ये क्या बन जाएगा, ये मेल बन जाएगा, जिसको ड्रोन भी बोलते हैं। अब जाहिर सी बात है, ये हैप्लॉइड था, फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुई, मतलब इसको एक और हैप्लॉइड नहीं मिला, इसको हैप्लॉइड मेल गैमीट नहीं मिला, तो ये हैप्लॉइड ही रह जाएगा। और ये बिना किसके बना है, बिना फर्टिलाइजेशन के, तो इसलिए प्रोसेस को बोल दिया पार्थेनोजेनेसिस। और ये मेल है तो आगे जाके क्या बनाएगा, मेल गैमीट बनाएगा, ठीक है। अब इसने मेल गैमीट बना दिए जो हैप्लॉइड है, अब ये हैप्लॉइड मेल गैमीट इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा, जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोल देंगे। तो ये हैप्लॉइड था, ये हैप्लॉइड था, तो रिजल्ट में अपने को डिप्लॉइड स्ट्रक्चर मिलेगी। डिप्लॉइड क्या मिली, फीमेल बनेगी। मतलब सीधा सीधा खेल है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो मेल बनेगा, फर्टिलाइजेशन हो गई तो फीमेल बन जाएगी। अब ये फीमेल अगर बी ब्रेड के ऊपर फीड करेगी, बी ब्रेड को खाएगी, तो ये वर्कर बन जाएगी, और अगर ये रॉयल जेली को खाएगी तो ये रानी मक्खी बन जाएगी, क्वीन बन जाएगी। अब वर्कर बी जो होती है वो स्टेराइल होती है, मतलब वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती, और क्वीन जो होती है उसका काम ही है क्या, ओवम की प्रोडक्शन करना, वो फर्टाइल होती है और ये ओवम बनाएगी, और यही ओवम ऐसे साइकिल चलती रहेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, लिंकेज हम देख चुके हैं। अब देखो नेक्स्ट भाई, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसमें देखो ये n जो है, ये n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। अब देखो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, तो इसमें हेट्रोजाइगस कितने हो जाएंगे, एक हेट्रोजाइगस, दो हेट्रोजाइगस, ठीक है। इसमें कितने होंगे, देखो ये कैपिटल ए तो क्या है, होमोजाइगस है, तो ये हेट्रोजाइगस नहीं है, ये सिर्फ एक हेट्रोजाइगस पेयर इसमें अवेलेबल है, ठीक है। तो किस किस के फॉर्मूले, सारे ही फॉर्मूले एक जगह पे लिख दिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। टाइप ऑफ फिनोटाइप, टाइप ऑफ जीनोटाइप, टाइप ऑफ गैमीट, पॉसिबल जीनोटाइप, पॉसिबल फिनोटाइप, सारे एक जगह लिख दिए, ठीक है। नेक्स्ट भाई, ये जो भी आपके रेशियो है ना, आपके पूरे चैप्टर में जितने भी रेशियो आएंगे मैंने एक ही जगह पे लिख दिए। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के हो गए फिनोटिपिक भी, जीनोटिपिक भी, डाई हाइब्रिड के फिनोटिपिक भी, जीनोटिपिक भी, कॉम्प्लीमेंट्री जीन हो गया, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, रिसेसिव एपिस्टेसिस, सप्लीमेंट्री जीन, को डोमिनेंस का, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, एक ही जगह पे लिख दिया ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, एक ही जगह पर जो माल मसाला जो जूस है एक ही जगह पे मिल जाए, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। नेक्स्ट भाई क्या है, म्यूटेशन है। तो म्यूटेशन क्या होता है, ऑल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस, मतलब डीएनए सीक्वेंस में ऑल्टर मतलब गड़बड़ी, बदलाव आ गया है। जाहिर सी बात है, डीएनए के सीक्वेंस में ही बदलाव आ जाएगा तो रिजल्ट जो आएंगे उसका जीनोटाइप भी बदल जाएगा, फिनोटाइप भी बदल जाएगा। अब म्यूटेशन कितने टाइप की, दो टाइप की। पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन में क्या होगा, सिंगल बेस पेयर में चेंज आया है। देखो पॉइंट मतलब सिंगल बेस पेयर है ना, पॉइंट सिंगल बेस पर, एक पॉइंट पे, एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया। फ्रेम शिफ्ट में क्या है कि एक बेस पेयर या तो डिलीट हो जाए या नया इंसर्ट हो जाए, तो पूरा ही सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगी। नेक्स्ट पेडिग्री एनालिसिस की बात कर रहे हैं। देखो इसमें क्या क्या है, सिंबल देख लो पहले, अगर स्क्वायर है तो मेल हो गया,
अगर सर्कल टाइप है तो फीमेल हो गया, और स्क्वायर को टेढ़ा कर दिया मतलब भाई सेक्स अनस्पेसिफाइड है, ठीक है। और देखो अभी तक इनमें कोई रंग नहीं भरा था, लाल रंग नहीं भरा था, अगर इनमें लाल रंग भर दिया तो मतलब भाई बीमारी है, ठीक है। अब ये मेल है ये फीमेल है, दोनों के बीच डंडा बना दिया मतलब मीटिंग हो गई। ये मेल है ये फीमेल है, एक डंडा बनाया था मीटिंग हो गई, दूसरा डंडा क्या बताएगा कि क्लोजली रिलेटेड आपस में मीटिंग करें अगर, ठीक है। देखो ये मेल ये फीमेल दोनों की मीटिंग हो गई मतलब शादी हो गई, फिर इनके ये बच्चे पैदा हो गए, ये फीमेल है ये मेल है, ठीक है। और ऑर्डर कैसे रहेगा, ऑर्डर ऑफ बर्थ कौन बड़ा है कौन छोटा, लेफ्ट टू राइट रहेगा। पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद दिस, देखो ये मेल ये फीमेल दोनों की मीटिंग होगी, बच्चा पैदा हुआ, बच्चा कैसा है स्क्वायर है, तो बच्चा मेल है, लाल रंग भरा हुआ है मतलब बीमारी है बच्चे में, ठीक है। और ये बीच में 5 लिखा जाए मतलब 5 बच्चे पैदा हुए हैं और पांचों के पांचों अनअफेक्टेड मतलब नॉर्मल हैं। अब यहां पर 2 कंडीशन आएंगी, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट एक ऑटोसोमल रिसेसिव। एग्जांपल क्या है देखो, डी फॉर डोमिनेंट डी फॉर डिस्ट्रोफी, और ऑटोसोमल रिसेसिव का सिकल सेल एनीमिया। देखो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं पहचानने की कि डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। देखो अगर पेरेंट बिल्कुल ठीक हैं और बच्चों में बीमारी दिखाई दे गई मतलब रिसेसिव की बात हो रही है, और अगर पेरेंट बिल्कुल ठीक आ गए फिर आगे बच्चों में बीमारी आएगी ही नहीं मतलब डोमिनेंट की बात हो रही है, ठीक है। मैंने क्या बोला, अगर पेरेंट बिल्कुल ठीक हैं और बच्चों में बीमारी फिर भी आ रही है तो रिसेसिव की बात हो रही है, और पेरेंट ठीक आ गए बच्चों में बीमारी आगे नहीं आएगी तो डोमिनेंट की बात हो रही है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स की, तो कौन से मेंडेलियन क्रोमोसोमल, मेंडेलियन में कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिलाइनकीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया। कलर ब्लाइंडनेस हीमोफीलिया होंगे अपने सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, और ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव होंगे सिकल सेल एनीमिया, फिलाइनकीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया। क्रोमोसोमल में अपने आ जाएंगे डाउन सिंड्रोम, केलाइन-फिल्टर और टर्नर सिंड्रोम। बारी बारी से बात करते हैं। देखो अब बात करने वाले हैं कलर ब्लाइंडनेस की, और साथ साथ में ट्रिक भी बताऊंगा। देखो क्यों होती है, एक्स क्रोमोसोम के कुछ जीन में म्यूटेशन हो जाती है उस वजह से होती है। 8% मेल में होती है, 0.4% फीमेल में होती है। इसकी ट्रिक बताने जा रहा हूं। देखो इसका मुद्दा क्या है कि डिफेक्ट आ जाता है किसमें, रेड और ग्रीन कोन ऑफ आई में डिफेक्ट आ जाता है। देखो कलर ब्लाइंडनेस, कलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, कलर को हिंदी में बोलते हैं रंग, रंग। तो आर से क्या होगा रेड और जी से क्या होगा ग्रीन, तो ये अपने को याद आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है हीमोफीलिया। देखो हीमो मतलब ब्लड की बात हो रही है, फीलिया मतलब प्यार करना। देखो फोबिया मतलब डरना, फीलिया मतलब प्यार करना, फोबिक फिलिक, ठीक है। तो ब्लड से भाई कौन बहुत ज्यादा प्यार करेगा, जाहिर सी बात है जिसके अगर एक बार कट लग जाए उसका खून बहने से रुकता ही ना हो तो उसको ब्लड से बहुत ज्यादा प्यार होगा, ठीक है। तो यही डिफेक्ट है कि ऐसा प्रोटीन जो ब्लड क्लोटिंग में इन्वॉल्व होता है वो इफेक्ट हो जाए तो है ना हीमोफीलिया हो जाता है, कि सिंगल कट लग गया फिर नॉन स्टॉप ब्लीडिंग हो रही है। और किसमें थी है, किसकी फैमिली पेडिग्री में ये बीमारी थी, विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया में ये बीमारी देखी गई थी, उनकी खानदानी, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया की बात कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन एट 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। इसको कैसे याद करें, देखो जाहिर सी बात है, V फॉर वीरेंद्र सहवाग, G फॉर गौतम गंभीर। अब वीरेंद्र सहवाग ज्यादा छक्के मारता था, 6-4 ज्यादा छक्के मारता था, गौतम गंभीर सिंगल लेके खेलता था, तो 2020 का मैच चल रहा था, तो सब्सटीट्यूशन ऑफ गौतम गंभीर कर दी किसके द्वारा, वीरेंद्र सहवाग के द्वारा, क्योंकि वो ज्यादा छक्के मारता था, याद हो गया, ठीक है। इसमें होता क्या, नाम में आ रहा है सिकल सेल। देखो नॉर्मल आरबीसी की जो शेप होती है बाइकनकेव वो चेंज होके कैसी हो जाती है, सिकल शेप की हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है फिलाइनकीटोन्यूरिया। इसमें कैसे है, देखो फिलाइन एलानिन है, ये किसी एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है किसमें, टायरोसिन में। ये एक बहुत ही नॉर्मल कंडीशन है कि ऐसा ही होना चाहिए, बट अगर ये एंजाइम में कुछ गड़बड़ी आ जाए, ये एंजाइम ही ना रहे तो क्या होगा, फिलाइन एलानिन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिनाइल पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये होगा क्या, अगर ये ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाए तो मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकती है, और ये भाई यूरिन में भी एक्सक्रीट होगा क्योंकि इसकी अब्जॉर्प्शन बहुत पुअर होती है। नेक्स्ट थैलेसीमिया की बात कर रहे हैं। देखो हीमोग्लोबिन में चेन होती है अल्फा चेन बीटा चेन। अगर इन चेन में है ना, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, एक हीम फिर एक ग्लोबिन, और ग्लोबिन में क्या होता है, ग्लोबिन चेन ही तो होती है। ग्लोबिन चेन कौन सी, अल्फा बीटा। तो इन चेन में अगर कमी आ जाए, ठीक है,
तो उसी को थैलेसीमिया बोलते हैं। तो अगर अल्फा ग्लोबिन चेन के साथ गड़बड़ी आ रही है तो उसको अल्फा थैलेसीमिया बोल देंगे, बीटा चेन के साथ गड़बड़ी आ रही है तो उसको बीटा थैलेसीमिया बोल देंगे। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जिसमें हम डाउन सिंड्रोम पढ़ेंगे, केलाइन-फिल्टर सिंड्रोम पढ़ेंगे, टर्नर सिंड्रोम पढ़ेंगे। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में होता क्या है, जो क्रोमोसोम नंबर 21 है ना, उसकी एडिशनल कॉपी प्रेजेंट होती है तो ट्राइसोमी हो जाती है। ठीक है, इसमें होगा क्या क्या भाई, देखो छोटी हाइट होगी, राउंड हेड, फर्रोड टंग, पार्शियली ओपन माउथ, ब्रॉड पाम। ठीक है, फिजिकल, साइकोमोटर, मेंटल डेवलपमेंट इज अ रिटार्डेड। अब देखो केलाइन फिल्टर टर्नर, इसको ऐसे याद रखा करो। देखो एक्स जो क्रोमोसोम होता है, इसको ऐसे मान के चलो कि ये फीमेलनेस का सिंबल है, और वाई जो क्रोमोसोम है ये मेलनेस का सिंबल है। तो किसी में एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा हो जाएगा मतलब वो फीमेलनेस की तरफ जाएगा, और एक एक्स क्रोमोसोम अब्सेंट हो जाएगा मतलब वो मेलनेस की तरफ जाएगा। मतलब क्या है, केलाइन फिल्टर में होता क्या है, मेल जो है थोड़ा थोड़ा फीमेलनेस की तरफ जाता है, और टर्नर में फीमेल जो है थोड़ा थोड़ा मेलनेस की तरफ जाती है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेराइल होते हैं, मतलब गेमीट की प्रोडक्शन नहीं कर सकते, दोनों ही स्टेराइल हैं। और केलाइन फिल्टर में क्या होगा, मैंने क्या बोला, मेल थोड़ा थोड़ा फीमेल की तरफ जाएगा, गायनेकोमेस्टिया, देखो ये डायग्राम में भी ब्रेस्ट डेवलपमेंट, इस तरीके की चीजें होंगी। टर्नर सिंड्रोम में फीमेल के साथ क्या होगा, स्टेराइल तो है ही, ओवरीज आर रूडिमेंट्री बेसाइड, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं वो भी अब्सेंट होंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।